है, यानी एएफसी वाली कोई ऐसी अवाम नहीं है जिसने अकाउंटिंग का मुंह ही नहीं देखा। पीआरसी दे के आ रहे हो ना? एएफसी के कितने लोग हैं जो एएफसी से आ रहे हैं? एक नहीं, तुमने तो पढ़ लिया ना अकाउंटिंग, आपको पिछला पूरा बैच तुमने हमारा सर खाया है? अच्छा, पीआर दोबारा बताओगे एएफसी वाले कितने? अच्छा, इन एएफसी वाले बच्चों में कोई ऐसा है जो साइंस बैकग्राउंड का? खत्म, टाटा बाय बाय। आप लोगों एक काम हमने ये करके देना है कि कभी जब क्लास खत्म हो ना तो मुझसे तुम लोगों ने मिलते हुए जाना है, ठीक है? तो हम देंगे कुछ स्पेसिफिक एक्स्ट्रा लेक्चर्स, वो तुम्हें बैठ के खुद से देखने होंगे, क्योंकि इस स्टेज पे हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट लें ये चीज पॉसिबल नहीं होगी। बहुत सारा बच्चा 90-95% बच्चा ऐसा है जो पीआरसी देकर आ रहा है, इवन पीआरसी नहीं तो एटलीस्ट उसको डबल एंट्री आती है। सेल्स की एंट्री क्या होती है जी? अकाउंट रिसीवेबल या कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट, इतना तो आता है ना। अच्छा, एएफसी प्लस साइंस, ओके ठीक है, देख करते हैं आप लोगों के लिए कुछ, ठीक है? बैठ जाओ बस जल्दी से। अच्छा जी, देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग का अभी आप इससे पहले जो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग देख कर आ रहे हो ना, उस पेपर का नाम था इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इसमें रिपोर्टिंग, इसमें है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। अच्छा, अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग में फर्क क्या है पहले इसको जरा हम डिस्कस कर लेते हैं। एक मुंशी आता है सर, सुबह एआरटीटी में बैठता है, जो फी आती है उसको रिकॉर्ड करता है, जो खर्चा होता है उसको भी रिकॉर्ड करता है। साल के 365 दिन यहाँ बैठा रहता है, जो खर्चा हो रहा है, जो पैसे आ रहे हैं उसको लिखे जा रहे हैं। 15-20 रजिस्टर उसने भर दिए। ये बंदा क्या कर रहा है? ये अकाउंटिंग कर रहा है। क्या कर रहा है? यानी अपनी बुक्स मेंटेन कर रहा है, जितनी ट्रांजैक्शन हो रही है उसको रिकॉर्ड कर रहा है, ये अकाउंटिंग है। अच्छा, साल के एंड पे इस कॉलेज के 2 ओनर्स हैं, मैं और तारिक साहब, हम बैठे, हमने कहा यार मुंशी बताओ पूरे साल में कितने पैसे आए और कितने गए। मुंशी ने ना वो 18-20 रजिस्टर ला के टेबल पे रख दिए, कहता सर ये। हमने कहा मनूस आदमी, इसको देखेंगे क्या? हम बैठ गए, समरी लेकर आओ ना हमारे पास कि इतने आए और इतने गए। तो मुंशी ने कहा मतलब आप ये चाह रहे हैं कि हम बैठ के अब इसकी पूरी किताबों की समरी बनाओ? मैंने कहा हाँ, हमको बैठ के किताबें थोड़ी देखेंगे, समरी बना के दो। मैं तो मुंशी ने क्या किया, एक समरी बना के दी। एक समरी में लिखा कि इतने पैसे आए थे, कॉस्टिंग के इतने पैसे थे, टैक्स के इतने पैसे थे, FAR 1 के इतने थे, FAR 2 के इतने थे, MFA के इतने थे, ऑडिट के इतने थे, ठीक है जी, लॉ के इतने थे, सारी लिस्ट बना दी उसने। और खर्चा इतना इतना हुआ है, रेंट इतना गया है, टीचर्स को इतना दिया हमने। मैंने कहा अब तुमने जो चीज बना के दी है ये एक मीनिंगफुल चीज है, जिसको एक बंदा देख के पूरे साल की परफॉर्मेंस को असेस कर सकता है कि पूरे साल में कंपनी ने क्या किया। ये कहलाती है रिपोर्टिंग। ये क्या कहलाती है? यानी पूरे साल की जो अकाउंटिंग है उसको आसान और सादा अल्फाजों में एक्सप्लेन करना क्या कहलाएगा? रिपोर्टिंग कहलाएगा। मुझे एक बात बताओ, पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कौन सी है? बिल्कुल गलत, OGDC है। कौन सी है? ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ऑयल एक्सट्रैक्ट करती है, प्रोसेस करती है उसको, ठीक है जी, क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्ट करती है, उसको प्रोसेस करती है, 10 प्रोडक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है। ऐसा उस ऑयल एंड गैस कंपनी में जहां बिलियंस ऑफ रुपीस की ट्रांजैक्शन दिन में होती हैं, उसके मालिक कौन है? वेरी गुड सर, आम आवाम के पास उसके शेयर्स हैं। शेयर्स क्या होता है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, ARTT के कितने ओनर्स हैं? 2, अहमद रजा और तारिक तुनिया, दोनों के पास 50-50% शेयर्स हैं, ठीक है जी। अज्यूम करो हम एक तीसरा ओनर लेकर आ रहे हैं, तो हमारे शेयर्स कितने हो जाएंगे? 33 और 33। एक कंपनी के हजारों शेयर होल्डर्स होते हैं। शेयर होल्डर्स का मतलब मालिक, ठीक है जी। शेयर होल्डर्स का मतलब, शेयर का मतलब होता है हिस्सा, ठीक है जी। एक कंपनी के अगर 1 लाख शेयर होल्डर्स हैं, एक एक शेयर सबके पास है, तो हम क्या कहेंगे? इसने 1 लाख मालिक हैं इसके, ऐसा। तो मुझे बताओ OGDC के मालिक कौन है? शेयर होल्डर्स है, लोग, आम जनता। उसमें डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, लॉयर भी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हैं। सबको अकाउंटिंग आती है? नहीं। डॉक्टर को आती है अकाउंटिंग? अगर कल OGDC का एक मालिक उठे और आके कहे कि बताओ हमने क्या कमाया, तो क्या OGDC का मुंशी उसको 15,000 रजिस्टर ला के देगा? नहीं। क्या देगा उसको?
इसका मतलब है रिपोर्टिंग की जाती है उस बंदे को जहन में रख के जो नॉन अकाउंटेंट है, जिसने अकाउंटिंग नहीं देखी। इतना आसान अल्फाज में एक्सप्लेन किया जाता है कि जी इतना आया इतना गया, ये आपको बच गया। तो याद रखिएगा ये पेपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ साथ रिपोर्टिंग का भी है, यानी एक चीज की अकाउंटिंग भी आपको आती हो और फिर उसको नॉन अकाउंटेंट्स को समझाना कैसे, रिपोर्ट कैसे बनानी है वो भी आपको आती हो। ठीक है जी। इससे पहले आपने सिर्फ क्या पढ़ा था? अकाउंटिंग। जो पीआरसी देकर आ रहे हैं उन्होंने क्या पढ़ा था? अकाउंटिंग पढ़ी, बेसिक अकाउंटिंग, बैंक रिकॉर्ड ऐसे बनता है, लेजर ऐसे बनते हैं, जर्नल ऐसे बनते हैं। क्या आपको किसी पॉइंट पे ये कहा गया कि बताओ एक नॉन अकाउंटेंट को अकाउंटिंग रिजल्ट्स कैसे बताओगे? नहीं, वो हम पहली दफा पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट के अंदर। बात समझ आती है? तो मुझे बताओ इस सब्जेक्ट का नाम फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग है, और इसके आगे लिखा हुआ 1। इसका मतलब है इसके बाद एक और बला आगे आएगी, वो कौन सी होगी? इसके बाद एक और बला आगे आएगी, वो होगी FFR, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एडवांस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। उसके बाद एक और बला आएगी, वो होगी MSA 1। इसका मतलब है जो सुरंग में अभी तुम घुसे हो ये खत्म एंड में जाकर नहीं, ऐसे नहीं होगी, होगी बहुत दूर जाके हो जाएगी एक दिन, ठीक है ना? लेकिन है बहुत लंबा सफर। इससे पहले मैं कॉस्टिंग की क्लास में कह रहा था ये पूरे कोर्स में एक ही पेपर है कॉस्टिंग का। अब मैं कह रहा हूं कि अकाउंटिंग के 5 पर्चे हैं। ये जो भी आपने शुरू में अकाउंटिंग का पेपर दिया ना, इसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे वो मुर्गियों को पकड़ने के लिए दाने फेंकते। आओ बेटा, पीआरसी का पेपर देने के बाद 5 पर्चे एक बंदे ने एक अटेम्प्ट में क्लियर कर लिए। घर में जो है वो डिस्कशन हो रही है, 5 तो इसने क्लियर कर लिए, बस कैफ तो 8 है ना, तो 1.5 अटेम्प्ट में हमारा बच्चा बस इंशाल्लाह ताला सीए फाइनलिस्ट, और सीए फाइनल में कितने 8 हैं, तो 1.5 अटेम्प्ट में वो भी। तो इंशाल्लाह ताला बस सोच रहे हैं कि इसकी शादी वादी का कुछ कर दे हैं। नहीं भाई, जो पीआरसी आपने पढ़ा है ना वो बहुत ही बेसिक है, बहुत बेसिक है पीआरसी। ठीक है जी, सही मायनों में आप अकाउंटिंग अब पढ़ने जा रहे हो। ठीक है, ये अकाउंटिंग का पहला पेपर इतना खतरनाक है कि FAR 2 इसके मुकाबले में आसान है। FAR 2 के रिजल्ट्स FAR 1 से अच्छे हैं। मैं जब CFA दे रहा था ना, तो CFA का लेवल 1 का पेपर हमने पास कर लिया, आसान था, पास हो गया। CFA के लेवल 1 के पेपर, अच्छा आपको पता है ना CFA का पेपर 6 घंटे का होता है, 3 घंटे फिर 2 घंटे का ब्रेक फिर 3 घंटे। ठीक है, तो 6 घंटे का पेपर दिया मैंने और मेरे दोस्त ने, हमने साथ CFA शुरू किया था। तो माशाल्लाह अभी किसी ओमान में इंश्योरेंस कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव लगा हुआ, तो हमने साथ शुरू किया। पेपर के बाहर हम खड़े हैं, उससे मुझसे पूछा गया, हम दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे उस वक्त, CA क्वालिफाई करने के बाद हमने किया था। उससे मुझसे पूछा गया तूने कितने सवाल किए हैं CFA लेवल 1 में, कितने सवाल किए? मैंने कहा यार मैंने 70 सवालों की प्रैक्टिस की है, 70 MCQs की। सिर्फ पेपर में 240 MCQs आते, और मैं प्रैक्टिस कितने की करके गया था? सिर्फ 70 की। उसने कहा तो तैयारी? मैंने कहा लेक्चर सुने यार, पैसे भर दिए थे बस। मैंने कहा यार फेल होने जा रहा हूं मैं। उसने कुछ 4000 सवाल किए थे, हम दोनों पास हो गए, रिजल्ट है हम दोनों पास हो गए। लेवल 2 का पेपर आया, हमें लोगों ने डराया, लेवल 3 आसान है, 2 बहुत मुश्किल है। हम चौड़े, लेवल 1 तो 70 में किया है, इसके लिए 80 कर लूंगा, ऐसा ना। तो जब पेपर आया ना, तो पेपर हाथ में आ गया। अब मैंने, यकीन करो, पास तो मैं हो गया, लेकिन जो मैंने उसमें तुक्के मारे ना, जो तुक्के मारे, मैंने कहा यार मैं सारों पे C पे जवाब दे देता हूँ जो नहीं आ रहा, किसी का तो जवाब C होगा ना। लेकिन अल्लाह का शुक्र है निकल गया पेपर। ठीक है, तैयारी लेवल 3 कंपैरेटिवली आसान, वो आसान है, उसके लिए आप कम मेहनत भी करोगे पास हो जाओगे। सेम इज द केस विद FAR 1। FAR 1 CFA का लेवल 2 है, यानी मुश्किल बहुत है, डिटेल कोर्स भी है। आप FAR 2 में पढ़ने आओगे ना, शायद उसका रीजन ये होता है कि FAR 2 में बच्चा वो आता है जिसने अकाउंटिंग की बुनियाद उसकी पक्की हो चुकी होती है, और उसको FAR 1 के एक्सपीरियंस के बाद FAR 2 कंपैरेटिवली आसान लग रहा होता है। और FAR 1 और इंट्रो में बहुत बड़ा फर्क है, लेकिन FAR 1 और FAR 2 में इतना बड़ा फर्क नहीं है। तो मैं आपको बता रहा हूं सर, अगर ये स्टेज क्रॉस हो गई ना, कैप 1 2 3, आई कैप में जितना बच्चा CA छोड़ के जाता है ना, छोड़ देता है CA नहीं करना, उसका 80% बच्चा वो होता है जिससे कैप 1 2 3 ही पास नहीं होता। इसका मतलब अगर आप इस स्टेज से क्रॉस कर गए ना,
तो देयर इज अ सिग्निफिकेंट चांस, ऑलमोस्ट 80% चांस है दैट यू विल एंड अप एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है ना? तो इन 3 पर्चों में आपने जरा सा हाथ स्ट्रॉन्ग रखना है। ठीक है, अच्छा जी, पहला पेपर है सर अकाउंटिंग का, रिपोर्टिंग का। सेकंड पेपर है अकाउंटिंग का। क्या मतलब? पहली दफा तुम रिपोर्टिंग पढ़ोगे। अच्छा, लास्ट टाइम का पेपर आया ना, सबसे मैंने पूछा, ये मैं बता रहा हूँ कि बेटा हमारे बैचेस किस तरह है। सबसे मैंने पूछा, मैंने कहा यार पेपर दे के आए हो, कैसा? मैंने कहा सर आखिरी सवाल ने ना यार जान निकाल दी, आखिरी सवाल ही रिपोर्टिंग का था। बाकी पेपर में उसने इस दफा रिपोर्टिंग इतनी टेस्ट नहीं की, सिर्फ 20 मार्क्स का एक सवाल पूछा, उसमें क्या टेस्ट की? आप लोगों की रिपोर्टिंग वीक होती है, अकाउंटिंग बहुत अच्छी होती है। और हमारे पूरे पाकिस्तान में जो लोग पढ़ा रहे हैं ना, वो फोकस ही अकाउंटिंग पे करते हैं। रिपोर्टिंग पे फोकस इसलिए बहुत कम होता है क्योंकि स्टडी टेक्स्ट में रिपोर्टिंग नहीं है, और चूंकि हम स्टडी टेक्स्ट को सेंटर में रख के पढ़ाते हैं। अच्छा, फाइनल में आओगे 90 नंबर के सवाल रिपोर्टिंग के होंगे, सिर्फ 10 मार्क्स का एक सवाल होगा जिसमें आपसे वो अकाउंटिंग पूछे। ठीक है, वो लीस्ट कंसर्न होता है। उसने कहा अकाउंटिंग आपको आती है भाई, FAR 1 FAR 2 में देख लिया चीजें, अब आपको रिपोर्ट करना है। याद रखना, पेपर का ऑलमोस्ट 1/3 1/4 ऐसा होगा जो रिपोर्टिंग का होगा, और वही है जो आपको तंग करेगा। तो आपने अकाउंटिंग भी सीखनी है और उतना ही टाइम आपने किस पे लगाना है? रिपोर्टिंग पे भी लगाना है। मॉडरेट पेपर है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट। मैं इसलिए इसको कहता हूं, एक ट्रैप है इसमें, इस पेपर में एक ट्रैप है। ट्रैप क्या है पता है? इसका कोर्स बहुत छोटा है। पहला टॉपिक हम शुरू करेंगे 6 क्लासों में खत्म, दूसरा शुरू करेंगे 5-6 क्लासों में खत्म, तीसरा शुरू करेंगे 5-6 क्लासों में खत्म। आपको लगेगा वाह यार ये तो मतलब मजे वाली चीज है। और फिर क्या होगा? आप उठाओगे सवालात तो पास पेपर भी नहीं है। क्यों? जो कोर्स है वो इतना चेंज हुआ है 3 अटेम्प्ट्स पहले, कि जो 3-4 अटेम्प्ट्स पहले जो चीजें डली हैं उनकी टोटल पास पेपर हैं 3-4 अटेम्प्ट्स। उससे पीछे जो पास पेपर्स हैं वो रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि उनमें वो टॉपिक्स हैं जो अभी कोर्स का पार्टनरशिप है, सिंगल एंट्री है, वो कोर्स में नहीं है। तो प्रैक्टिस भी बहुत थोड़ी होती है, लोग प्रैक्टिस करके फारिग भी हो जाते हैं। अब परेशानी क्या करें? सब आता है, सब आता है, टिल द टाइम कि आपके हाथ में पेपर आता है और पेपर आपके हाथ में आ जाता है। ठीक है, तो आपने सवालात की प्रैक्टिस वो भी करनी है जो CA फाइनल के हैं। मैं आपको वो क्वेश्चंस भी क्लास में कराऊंगा। ठीक है, अच्छा चाहिए क्या सर इसके लिए? सिर्फ डबल एंट्री आती हो आपको? डबल एंट्री का मतलब पता है ना? कितने लोग ऐसे डबल एंट्री का मतलब ही नहीं पता? डबल एंट्री ये वैसी हमारी पुरानी स्टूडेंट है तो उसको मैं डांट भी सकता हूँ। ठीक, बाकियों को थोड़ी देर में डांटूंगा। अच्छा जी, लड़के की हालत टाइट है और लड़कियां खुश हैं? ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। 2 किस्म के लोग आते हैं RTD में, एक जो उल्टी हरकतों में घुस जाते हैं, एक वो जो उल्टी हरकतों को देख देख के टेंशन में होता है। आगे हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। सर ये हमारे रिजल्ट्स हैं माशाल्लाह। आप सोच रहे हो कि 51% रिजल्ट, ये वो अटेम्प्ट है जिसमें कोर्स चेंज हुआ था, ये स्टैंडर्ड जायद है पहली दफा। तो कोई पास पेपर ही नहीं था, कोई खौफ ही नहीं था लोगों को कि मुझे नहीं आता, करके गए, निकल गए। उसके बाद फिर माशाल्लाह एक रिजल्ट आया, वो देख रहे हो सितंबर 2017 में, पुराने बैचेस के रिजल्ट्स हैं, इररिलेवेंट है लेकिन फिर भी मैंने डाले 13% रिजल्ट। इससे पहले कॉस्टिंग का देखा था ना आपने, 55%, 40%। माशाल्लाह यहाँ आप देखें, यहाँ तो जहाज उड़ा ही नहीं है। लास्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट 23%। ठीक है ना? एक आध पेपर इससे शायद कम था, या पता नहीं ये लोएस्ट था या इसके अलावा कोई लोएस्ट था। सबसे लोएस्ट रिजल्ट इस पेपर में प्रोड्यूस हुआ। अगेन रीजन, एकदम शिफ्ट चेंज, PRC की अकाउंटिंग या इससे पहले जो अकाउंटिंग पढ़ी है A लेवल्स में और FAR 1 में आने में एकदम सडन जंप है। ठीक है, वो जंप लोग एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। दूसरा बड़ा मसला, दूसरा बड़ा इशू कि इसमें आप पहले जो पुराना कोर्स होता था उसमें स्टैंडर्ड्स नहीं थे, इसमें स्टैंडर्ड आ गए, वो लोगों को तंग करते हैं। तीसरा बड़ा मसला, छोटा सा कोर्स है, आपको हर पॉइंट पे लग रहा होगा मुझे सब कुछ आता है। ठीक है जी, लेकिन आपको मैं बता दूं कि बगैर प्रैक्टिस के, बगैर चीजों के आपको सब आता भी होना तो बेकार है। सो कॉन्सेप्ट्स इतने नहीं है, रीजनेबल कॉन्सेप्ट्स है, लेकिन अगेन हर चीज की आप प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे काम नहीं बनेगा। ठीक है जी, तो रिजल्ट आप देख लो जी, कॉस्टिंग से ज्यादा खतरनाक ये पेपर है। कोर्स में क्या क्या है सर? प्यारे बच्चों, उसका कोर्स में मैंने लिखा है नॉट अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ टॉपिक्स,
बट द डेविल लाइज इन डिटेल्स। कोर्स के टॉपिक्स बहुत कम है, लेकिन जो टॉपिक्स हैं वो डिटेल में काफी है। ठीक है जी, थोड़े से टॉपिक्स हैं। 35 से 45 मार्क्स तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। फाइनल अकाउंट्स पढ़कर आ रहे हो? इंट्रो में देखा ना, फाइनल अकाउंट्स है खतरनाक था या नहीं है? सर यहाँ ना बैलेंस शीट बनाने को आएगी ना पीएनएल बनाने को आएगा, तो बाकी क्या है? उसके अलावा जो रह गया वो सब बनाने को आएगा। उसके अलावा क्या है सर? 5 कंपोनेंट्स है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, बैलेंस शीट, पीएनएल, फिर कैश फ्लोज और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। कैश फ्लोज और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आपके कोर्स में। ठीक है जी, नोट्स। तो 35 से 45 नंबर का पहला एरिया है, इसमें है हमारे ये 5 टॉपिक्स। इंट्रो में करेक्शन ऑफ एरर पढ़ा था? नहीं है ना, हटा दिया ना। ये 5 टॉपिक्स हैं सर, ये आपने पास आप लिख रहे हैं। अच्छा सर, एक आप आई कैप का सिलेबस उठाएंगे ना, उसमें एक चीज लिखी है P1, P2, P3। P1, P2, P3। P1 का मतलब है बेसिक, P2 का मतलब है मॉडरेट और P3 का मतलब है एडवांस। आपका पूरा कोर्स P2 है, इसका मतलब है पूरे कोर्स में मॉडरेट किस्म के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ना आसान होंगे ना बेहद मुश्किल होंगे, मॉडरेट होंगे। एट द सेम टाइम आई कैप के सिलेबस में एक और भी हेडिंग डली हुई है, T1, T2 और T3। T1 का मतलब है टेस्टिंग, यानी 8 नंबर मैक्सिमम। T2 मैक्सिमम 20 नंबर। T3 25 नंबर। आपके पूरे कोर्स में T3 नहीं है, तो कोई भी क्वेश्चन आएगा वो या तो 8 नंबर का होगा या मैक्सिमम 20 मार्क्स का होगा। ये सारे T2 में फॉल करते हैं। इन सारों से जो सवाल आएगा वो 20 नंबर के अंदर अंदर होगा। ठीक है ना। लास्ट अटेम्प्ट में सर इसमें से तकरीबन कोई 4 एरिया टेस्ट हुए और एक 15 मार्क्स का है और बाकी सब 10-10 मार्क्स का है। ठीक है ना। करेक्शन ऑफ एरर भी आया उसके अंदर लास्ट में। ठीक है, ऑनलाइन वालों मेरी आवाज आ रही है? ओके, चले जी, बड़े आगे हम। सर ये हर एक टॉपिक जो है वो मतलब काफी डिटेल्ड है। हाँ सर, इसमें सारी चीजें ऐसी हैं जो थोड़ी डिटेल्ड है। ठीक है, थोड़ा आपको टाइम लगाना है इसके ऊपर। बढ़े आगे। अच्छा देखो, एक चीज याद रखो, तुम्हारा और जो मेरा रिलेशनशिप है ना, वो गांव के जो मियाँ बीवी है ना, ऐसा नहीं है कि शौहर पूछे जा रहा है, बीवी जवाब ही नहीं दे रही है। बीवी बात करती है तो बदतमीजी काउंट होती है। गाँव में ऐसा है ना, शौहर का नाम नहीं ले सकती है। ये पुराने जमाने की अभी भी रस्में है ना गाँव में, है नहीं है? एक बेगम के शौहर का नाम था रहमतुल्लाह, तो वो नमाज में सलाम मोड़ते हुए भी अस्सलाम वालेकुम मुन्ने के अब्बा, अस्सलाम वालेकुम मुन्ने के अब्बा, रहमतुल्लाह नहीं बोलती। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है भाई, आपको जो चीज समझ नहीं आए आपने जवाब देना, और जो चीज मैं पूछूं उसका भी जवाब देना, चुप नहीं रहना। ठीक है ना, बात करते रहना है। ठीक है ना। कहीं कहीं है अभी भी FAR 1 और FAR 2 साथ पढ़ सकते हैं। ये ऐसा सवाल है कि एक पठान से किसी ने पूछा कि बगैर वजू के नमाज नहीं होती, उसने खड़े होकर पढ़ दी, उसने कहा हो गई। तो साथ पढ़ तो सकते हैं, पास होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी। ठीक है ना। जिसने एक या तो FAR 1 दे दिया एक दफा, तो वो साथ में FAR 2 उठा सकता है। अगर नहीं पढ़ा या नहीं दिया पेपर, तो फिर मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप पहले FAR 1 पढ़ो फिर FAR 2 जाओ। ठीक है जी। पूरा कोर्स मैं पढ़ाऊंगा, आकाश पढ़ाएगा साथ में, ये सारा मैं भी इस प्रेजेंटेशन के एंड पे डिस्कस करता हूँ। ठीक है। अच्छा जी सर, मेरे पास फिर एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क और रेशोज हैं। अच्छा, ये 3 टॉपिक हैं, ये 20 से 30 मार्क्स आते हैं। अच्छा, इसमें कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ये 3 टॉपिक,
सब कुछ पढ़ लिया, थ्योरी का चैप्टर है 5 पेज का या 3, कोई थूकता भी नहीं उसके ऊपर। लास्ट टाइम आई कैप ने थूकने का एक रीजन दे दिया, 10 मार्क्स का आई कैप ने पूछ लिया, ठीक है, पहला क्वेश्चन ही था। अब सब इस पे थूकेंगे भी और ये इज्जत भी लेगा, ठीक है ना, अब ऐसे नहीं होगा। चले जी, 20 से 30 मार्क्स का एरिया ये, इसमें 3 टॉपिक्स हैं सर, एक जबरदस्ती का टॉपिक भी है। इसमें होना ये 2 चीजें चाहिए थी, तीसरा टॉपिक जबरदस्ती का घुसेड़ दिया गया है जिसका कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क से कोई ताल्लुक नहीं, ठीक है, लेकिन चूंकि जगह नहीं बन रही तो उन्होंने कहा इसको इसी रक्षा में बैठा दो। तो ये 3 टॉपिक है सर, ये 20 से 30 मार्क्स का आएगा। लास्ट टाइम रेशियोज टेस्ट नहीं हुआ, इससे पहले जितनी अटेम्प्ट्स आई है सब में रेशियो 15 से 20 मार्क्स का टेस्ट हुआ। इस दफा उन्होंने इसको लिफ्ट ही नहीं कराई, ठीक है जी। इस दफा पहला और तीसरा टॉपिक टेस्ट हो गया। आई क्या आपको पता था सब रेशियो का रट्टा मार गया है, इस दफा काम करो रेशियो गायब करो, ठीक है ना, अगली दफा लोग देखेंगे नहीं, वो पूछ लेगा। सही जी। अच्छा, ये सारे एरिया भी ना, ऊपर वाला एरिया जो है ना कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, ये T1 है, यानी 8 नंबर का मैक्सिमम टेस्ट होगा, 8 से 10 मार्क्स का। नीचे वाले दोनों एरिया जो है वो T2 है, यानी 20-20 मार्क्स के टेस्ट हो सकते हैं नीचे वाले, ठीक है, और होते भी रहे। 5 सब पढ़ने के लिए टिप्स दे दे। पीआरसी की बात करो अजीज, कैफ में 5 सब्जेक्ट्स दे सकते हो, मैंने भी दिए थे 5, पास भी हो गया था सब में, लेकिन क्यों ऐसा खतरनाक काम करना, आराम आराम से कर लो। 3 अटेम्प्ट में कैफ का टारगेट रखो, 3 अटेम्प्ट से, ठीक है ना जी। T1 मैक्सिमम जो है वो T1 P1, ये मैक्सिमम जो है वो 8 नंबर के टेस्ट होंगे, ठीक है ना। इसमें पहला वाला जो है वो T1 है, बाकी दोनों नीचे वाले टेस्टिंग लेवल 2, ठीक। भाई मैंने 5 पेपर्स दिए थे और ये क्लास में मेरा भतीजा भी बैठा हुआ है, इसके सामने पोल खुलेगी। तो मैंने जब 5 पेपर्स दिए थे ना, तो मैं ट्यूशंस भी साथ में पढ़ाता था। तो जब मैंने 5 पेपर्स दिए तो ऐसे दिए, अल्लाह माफ करे, कि जो मेरे दोस्त थे ना, जिनके साथ में सुबह शाम क्रिकेट खेलना, हरामखोरी करना, वो बैठ गए एहतिकाफ में। और जब मुझे फारिग टाइम मिला ना और मैंने पढ़ा बैठ के सुकून से, तो मुझे लगा यार मैं बहुत टाइम वेस्ट करता हूँ, इनसे तो जान ही छुड़ा लेनी चाहिए। उसके बाद मैंने उनसे जान ही छुड़ा ली, और मैं सुबह 4 बजे से उठ के पढ़ता था और 9:30-10 बजे बंद करता था, और उसके बाद मैं सीधा बिस्तर पर जाके सो जाता, क्योंकि ये मोबाइल था नहीं उस वक्त, ठीक है जी, और था भी तो मेरे पास नहीं था, गरीब आवाम थे हम। तो 10 बजे से लेकर 4 बजे तक मैं सोता था, और फिर बाकी का सारा टाइम मैं 5 के 5 सब्जेक्ट्स रोज पढ़ता था, 2.5 घंटे 3 घंटे का एक सेशन रखता था सबका, नमाज और खाने के अलावा और बाकी कोई काम नहीं था। लेकिन आप लोगों से, इस दौर के लोगों से ये एक्सपेक्ट करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन खैर हम बात करते हैं इस पे आगे हैं। मैं 5 आखिरी के FAR 2, कॉस्टिंग, ऑडिट, कंपनी लॉ, और जो आजकल MFA BMBS ये दिया था मैं, हैं। तो हमारे टाइम पे पेपर भी आसान आते थे, मैं वाकई बताऊं, हमारे टाइम पे पेपर बहुत आसान आते थे, और हमसे पहले और आसान आते थे, क्योंकि जो हमारे सीनियर्स थे हम उनको देखते थे कि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया है तो पता नहीं क्या आते होंगे पेपर, ठीक है ना। और चूंकि मैंने अपने टाइम के पेपर देखे, आपके भी देखे, तो मैं सेफली कह सकता हूं कि हमारे वक्त के पेपर कंपैरेटिवली आसान थे। सर अकाउंटिंग फॉर ट्रांजैक्शन, ये 30 से 40 मार्क्स का एरिया है, और इसमें आई कैप ने ना बहुत खेलना है, क्योंकि इसमें स्कोप बहुत है। इस 30 से 40 मार्क्स के एरिया में ये हैं 5 स्टैंडर्ड्स, इनमें सिवाय पहले के नीचे के चारों मैक्सिमम 8 नंबर के टेस्ट होंगे, नीचे के चारों स्टैंडर्ड्स मैक्सिमम 8 नंबर के टेस्ट होंगे। जो पहला वाला है वो अराउंड कोई 20 मार्क्स का जो है वो टेस्ट होता है। लास्ट टाइम आई कैप ने IAS 16 और IAS 40 इनका पहला और आखिरी वाले का कॉम्बिनेशन पूछ लिया 20 मार्क्स के लिए, और वो नोट पूछा था, डेप्रिसिएशन नहीं है बेटा इसके।
यार मोबाइल जरूरत नहीं है, उस पर लैपटॉप पे पढ़ लो ना। प्रीवियस अटेम्प्ट से कोई चेंज है नहीं, कोई चेंज नहीं है प्रीवियस अटेम्प्ट से। बड़े आगे बड़े। चलो जी, अब बताओ, हमारे पास 5 टॉपिक्स यहाँ आ गए। पहले में 5 टॉपिक्स थे और दरमियान में 3 है, टोटल 13 टॉपिक्स हैं। आपको पता है ये जो 8-8 नंबर के टेस्ट होते हैं ना, ये स्टैंडर्ड्स, ये 4, ये आखिरी के जो 4 हैं, ये बहुत छोटे स्टैंडर्ड्स हैं, बहुत छोटे स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है ना। इसका मतलब है 13 में से 5 टॉपिक्स ऐसे हैं जो 4-4, 5-5, 3-3 क्लासेस में फारिग हो जाएंगे। बाकी के जो टॉपिक्स हैं इस पर टाइम लगेगा। यानी अगर कोई बंदा FAR1 के कोर्स को पूरी ईमानदारी से जल्दी खत्म करना चाहे तो 2 महीने पहले एग्जाम से खत्म कर सकता है। 2 महीने पहले खत्म होने के बावजूद इतना लो रिजल्ट क्यों? क्या रीजन है इसका? ठीक है जी सर, इसके कुछ रीजन है सर, इसके कुछ रीजन है। सबको पता है जी कि जो मुश्किल एरिया है उस पर लोग काम नहीं करते हैं। आप किसी को उठा के सवाल दे दें EPS का टेक्निकल, वो नहीं करेगा। वो उठा के छोटे छोटे सवालों पे टाइम लगा देगा, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स पे टाइम लगा देगा, बड़े कॉन्सेप्ट्स पे, बड़ी चीजों के ऊपर टाइम नहीं लगाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपका बेड़ा गर्क कर देगा। आपने कोर्स में उन एरियाज के ऊपर एक्स्ट्रा टाइम लगाना है जिन एरिया से आपको लगता है कि 20 नंबर का सवाल बन के आता है, ठीक है जी। फिर एक कौम, एक नस्ल जो अभी मैथ्स पढ़कर आ रही है, QT पढ़कर आ रही है, उसकी नजर में प्रैक्टिस ही सब कुछ है, कॉन्सेप्ट हो या नहीं हो, ठीक है ना। वो था ना 3 इडियट में, चतुर, मैं याद कर लूंगा, कुछ नहीं समझ आए तो मैं याद कर लूंगा, रट्टा मार लूंगा। तो सर ये वो कौम है जो सवाल पे सवाल करे जा रही है, पता कुछ नहीं है कि मैं कर क्यों रहा हूं। ये हर सवाल में एक न्यूमरेटर ढूंढता है, एक डिनोमिनेटर ढूंढता है और जवाब निकाल के बैठ जाता है। ये जवाब है क्या वो मुझे नहीं पता, ठीक है जी। मैं यकीन करो MFA पढ़ाता हूँ, मैं रिग्रेशन पढ़ा रहा होता हूँ, रिग्रेशन कोरिलेशन। मैं बच्चे से पूछता हूँ कोरिलेशन, कोवेरिएंस, कोरिलेशन में क्या डिफरेंस है? हाँ जी, क्या डिफरेंस है? पढ़कर आ रहे हो ना QT, A लेवल्स में पढ़कर आ रहे हो, अभी CA का पेपर दिया QT का, डिफरेंस क्या है कोवेरिएंस और कोरिलेशन में? ठीक है, ये कहां से सुना है तुमने? हैं? सच बताओ कहां से पढ़ा तुमने? बहुत जबरदस्त जवाब दिया बच्चे। कोवेरिएंस आपको ये बताता है कि अगर अहमद रजा आगे जाएगा तो दूसरा बंदा साथ में जाएगा नहीं जाएगा, डायरेक्शन। और कोरिलेशन ये बताता है कि अगर अहमद रजा एक कदम चलेगा तो वो कितने चलेगा, यानी स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप। ये हमें कद्दू नहीं पता, फॉर्मूला याद है अलबत्ता, ठीक है जी। फॉर्मूला तो याद है ना, फॉर्मूला भी सर बस वो उसी वक्त याद था, तो अभी तो माशाल्लाह खत्म हो गई कहानी। अच्छा जी चले, बहरहाल सर फिर एक और चीज, सीक्वेंस। हर एक सॉल्यूशन का एक हमारे जहन में ना एक नक्शा बना होता है। चूंकि अकाउंटिंग का पेपर जब सवाल आप उठाते हो ना, आपको पता होता है ये EPS का सवाल है, ये कैश फ्लो का सवाल है, ये जो है वो IAS 16 का सवाल है। कॉस्टिंग में नहीं पता चल रहा था, कॉस्टिंग में पहले आपको टॉपिक डिटरमिन करना पड़ता है कि सवाल आया कहां से। यहां आपको पता होता है, क्यों? रिक्वायरमेंट में लिखा होता है कैलकुलेट EPS। अब आपको पता है जी EPS कैलकुलेट करते हुए हमें 3 चीजें चाहिए होती है। पूरे सवाल में आप कॉन्सेप्ट्स को साइड पर रखते हो, वो 3 चीजें ढूंढना शुरू कर देते। मसला ये है कि यार आप जब एक सवाल सॉल्व किया, दूसरा सॉल्व किया, तीसरा सॉल्व किया, आपको पता है हर सवाल में 3 चीजें ढूंढनी है। आपने क्या किया, एक सीक्वेंस ध्यान में बिठा लिया। अब एग्जामिनर ने आपको EPS दे के एक और चीज कैलकुलेट करवा दी, आप पागल हो गए, घूमे जा रहे हो। जो चीज ढूंढनी होती है वो तो मालूम करनी होती है, तो एग्जामिनर ने दे दी, अब मैं क्या करूं? तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हर सवाल में पहले उठा के देखना कॉन्सेप्ट्स क्या है, क्या चीज टेस्ट कर रहा है एग्जामिनर। सीक्वेंस ध्यान में नहीं बनाना, पहले ये निकालते हैं, फिर ये निकालते हैं, फिर ये निकालते हैं, फिर ये निकालते हैं, ये नहीं। वो QT में याद आ रहा है ना, कॉलम्स बना रहे होते हैं, x स्क्वायर का कॉलम बनाया, फिर XY का कॉलम बनाया, फिर x समेशन x स्क्वायर। नहीं, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ आपने हर सवाल को डिटेल में उठा के देखना है और चेक करना है कि एग्जामिनर ने जो डाटा दिया है क्या उसमें, अच्छा सवाल ऐसे भी MCQs में आएंगे, वो सवाल आपसे पूछेगा बताओ इसका जवाब क्या है, और B पार्ट में आ रहा होगा
क्या डाटा इनसफिशिएंट तो नहीं है ऊपर? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो आपको ऊपर डाटा दिया उससे जवाब कैलकुलेट ही नहीं हो सकता? ऐसे भी एमसीक्यूज आएंगे। पेपर के 15 मार्क्स एमसीक्यूज होंगे, ठीक है ना? और वो एमसीक्यूज ऐसे होंगे कि तुम कहोगे यार इससे अच्छा तो सवाल ही आ जाता, मैं कुछ ना कुछ कर देता उसमें, ठीक है जी। इसके एमसीक्यूज बहुत टेक्निकल होते हैं। आखिरी चीज, छोटा सिलेबस, आप उसको लिफ्ट नहीं कराते हो। बाद औक़ात कुछ छोटी चीजें ऐसी होती हैं जो जिंदगी में तंग करती हैं आप। उनमें एक FAR1 का सिलेबस भी है, बाकी चीजों का आपको पता होगा। एक उसमें FAR1 का सिलेबस भी है। अच्छा जी सर, हमारे पास एक चीज ध्यान में रखना, जो टॉपिक कंप्लीट करता जाऊंगा साथ साथ उसके क्विज लेता जाऊंगा, आगे भी जाता जाऊंगा तो पीछे के टॉपिक से क्विज लेता जाऊंगा। लास्ट टाइम हमारे पास FAR1 में रेगुलर में 1100 स्टूडेंट था, ठीक है। और एंड में हमने एक वो फास्ट ट्रैक टाइप का कोर्स लॉन्च किया, वो हमने बच्चों को फ्री दे दिया, उसमें 3300 स्टूडेंट्स। लेकिन जो शुरू के 1100 स्टूडेंट्स थे वो थ्रू आउट हमारे पास 6 महीने हमारे साथ है। आप यकीन करें 1100 स्टूडेंट्स का जब क्विज होता था ना, हो जो उसमें अटेंडेंस होती थी, ऑनलाइन क्विज होता था, जो उसमें अटेंडेंस होती थी 60 70 बच्चा, ओ हो भाई, 1100 में से 70 बच्चा पेपर दे रहा है। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि 21 लोगों ने पर्चा दिया, उसके बाद मेरी हट गई। मैंने कहा यार ये क्या मतलब, यार तुम लोग के लिए बंदा इतनी मेहनत से क्विज तैयार करे, उसके बाद उसको 21 बच्चे दे रहे हैं, बाकी लोग सर वो तैयारी नहीं है, सर वो ये प्रॉब्लम, सर अच्छा पिछले अटेम्प्ट में बहुत सारे त्यौहार भी आए थे, पिछले अटेम्प्ट में जो है वो बकरा ईद भी थी, ठीक है जी। अच्छा देखो मैं फिर एक बात बताऊं यार, जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए कोई ईद नहीं है। एक जब तक आप इस प्रोफेशन में हो, इस प्रोफेशन में आने के बाद, ठीक है जी, आप ये चीज दिमाग में रखना कि आप एक फौजी ट्रेनिंग होती है ना, उसमें आए हुए आप, लेकिन आप इस प्रोफेशन को क्रॉस करके निकल गए ना, मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूं, ये आप आराम से एक CA बंदा जो है ना वो 4-5 घर पाल सकता है, ठीक है जी। आपने एक ही पालना है, लेकिन पैसा आप इतना कमा लोगे कि 4-5 पाल लोगे, ठीक है जी। और एक गरीब आदमी की निशानी बताऊं, जैसे मैंने कहा ना हमारे 1100 स्टूडेंट, एक बच्चे ने निकाला कैलकुलेटर 1100 इंटू इतने इतने हजार, ये तो इतने इतने मिलियन हो गए हैं। नहीं भाई छोड़ दो, तो दूसरे का पैसा और अपनी अकल इंसान को हमेशा ज्यादा लगती है, ठीक है जी। तो आपने एक तो कॉन्सेप्ट डेवलप करना है, साथ साथ आपने क्विज देने सारे, ठीक है। मैं आपसे वादा करता हूं आपके क्विज का रिजल्ट आपके अब्बा को तो छोड़ो, आपके बराबर वाले बंदे को भी नहीं बताऊं, सिर्फ तुम्हें दिखाऊंगा कि देख ये तेरा हाल है, ठीक है जी। अच्छा दूसरा, लोग यार क्विज देते हैं आके, जब इतना मैं एश्योरेंस दे देता हूं कि मैं किसी से आपका रिजल्ट शेयर नहीं करूंगा सिवाय आपके, उसके बावजूद लड़कियों के नामों से क्विज दे रहे हो, ठीक है ना। यार मुझे तो बीच में ऐसे लगने लगा कि यार हमारी जो क्लास की लड़कियां ना वो 90% लड़कियां क्विज दे रही है, वो 5-6 लोग हैं जो लड़के जो क्विज दे रहे हैं। अल्लाह के वास्ते यार, ठीक है ना, थोड़ा एक सीरियस एफर्ट होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है जी। सारा बता रहा हूँ बेटा, रुक गया। अच्छा जी सर, हमारा एक मैनुअल होगा, ठीक है। और ये मैनुअल ऐसा है कि मैं इस दफा चूंकि पूरा कोर्स खुद पढ़ाऊंगा, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है, या तो आप पूरा कोर्स मुझसे पढ़ो, आपके पास ऑप्शन है कि आप पूरा कोर्स आकाश से पढ़ो, आपके पास तीसरा ऑप्शन भी है कि कुछ टॉपिक्स आकाश से पढ़ सकते हो, कुछ मुझसे पढ़ सकते हो। अच्छा जो मुझसे पढ़ेगा उसको रिकॉर्डेड में आकाश के लेक्चर जैसे ही, ठीक है जी, एंड वाइस वर्सा, ठीक है, जैसे आपका दिल करे, ठीक है ना। जो आपको बेहतर लगे आप वो करें। मेरी क्लास शुरू होगी रोज सुबह 10:30 बजे से, 10 बजे से 10:15 10:30 से शुरू होगी, 12 तक क्लास होगी FAR1 की, 12 के बाद 2 बजे तक मेरी कॉस्टिंग की क्लास होगी, ठीक है ना। तो इस तरह चलेगा। आकाश की क्लास होगी उससे पहले, अगर कोई बच्चा ऐसा है जो एक्सप्रेस तरीके से करना चाह रहा है तो वो आधा कोर्स उससे पढ़ ले। अच्छा वो शुरू में जो टॉपिक्स पढ़ाएगा वो मैं बाद में पढ़ाऊंगा, मैं जो शुरू में पढ़ाऊंगा वो बाद में पढ़ाएगा, ठीक है ना। तो एक बच्चा अगर सुबह 9 बजे से क्लासेस लेना शुरू करे तो पहले आकाश की क्लास होगी फिर मेरी क्लास होगी, तो हाँ उसका कोर्स खत्म हो जाएगा और जल्दी। पूरा कोर्स मुझसे पढ़ेगा तो उसको रोज सुबह फिर कितने बजे आना है, 10:30 बजे आना, ठीक है जी। तो ये आई होप तुम लोग को क्लियर हो गया होगा, हमने इस तरह रखा है इसको हिसाब किताब, जो पूरा पढ़ना है उससे पढ़ ले, पूरा मुझसे पढ़ ले या दोनों से पढ़ ले, ठीक है, अप टू यू।
ये मैंने क्लियर भी कर दिया ना कि किस तरह चलेगा हिसाब किताब, ठीक है। अब इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। चलो जी, क्योंकि मैं यकीन करो मेरे मोबाइल में इतने मैसेजेस आए हैं, आप पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे, आप पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे, भाई दोनों पढ़ाएंगे, जिसने पढ़ना पढ़े, पैसे आरटीडी में ही आएंगे जी। फिजिकल क्विजेस का मतलब ये हम आपको क्विज देंगे, ठीक है, चूंकि मेजॉरिटी बच्चा ऑनलाइन ही होता है, वो लिख के उसको, ठीक है ना, कैम स्कैनर से स्कैन करके पोर्टल पे जमा कराएगा, वो चेक हो गया आपको मिलेगा, ठीक है। तो क्योंकि फिजिकल जैसे अभी आप लोग यहाँ बैठे हुए हो, ठीक है ना, कल तक हमारे पास कोई कॉस्टिंग में 425 एडमिशन थे और आज क्लास के अंदर 150 बच्चा नहीं था। तो जैसे फिजिकल बच्चे ना कम होते हैं, हम फिजिकल कंडक्ट करेंगे, लेकिन अगर आपने ऑनलाइन देना आप ऑनलाइन दे सकते, ठीक है। ऑनलाइन का मतलब ये नहीं होगा कि लिख के आपको जो है वो उसको वो करना पड़ेगा, ठीक है जी। मैं फिर एक्सप्लेन करता हूँ, एक बच्चे को समझ नहीं आया। पूरा FAR1 का कोर्स अगर पढ़ना है मुझसे, मैं भी पढ़ाऊंगा। पूरा FAR1 का कोर्स आकाश भी पढ़ाएंगे। और अगर कोई बंदा ऐसे चाहे कि हम दोनों से पढ़ना चाहे, तो जो टॉपिक शुरू में पढ़ाएगा वो मैं बाद में पढ़ाऊंगा, और जो मैं भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वो बाद में पढ़ाएगा, ठीक है। तो दोनों से भी पढ़ सकता है, आधे टॉपिक उससे आधे मुझसे, आपकी मर्जी है, ठीक है। जो टीचर आपको ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है, आप उससे पढ़ लो, ठीक है। दोनों से पढ़ना, दोनों से पढ़ लो, ठीक है ना। मैं अच्छा नहीं लगता हूँ, आकाश भाई के पास चले जाओ, ठीक है जी। और वो अच्छे नहीं लगते तो यहीं बैठे रहो। अगर आइए ना पढ़ाओ तो फिर क्या किया जाए, इस पर मैं बता देता हूँ। सर FAR1 के लिए पिछली अटेम्प्ट के दोनों मैनुअल से काम चल जाएगा? नहीं भाई, मैं अपना मैनुअल, चूंकि जब पूरा कोर्स में खुद पढ़ा रहा हूँ, मेरा मैनुअल अलग होगा, ठीक है। और वो मैनुअल ऐसा होगा कि मैं सॉफ्ट कॉपी पे आपको दूंगा, ठीक है। मैं इस दफा हार्ड कॉपी के ऊपर मैनुअल आपको नहीं दूंगा, क्योंकि मैं उसको कंसिस्टेंटली चेंज करता जाऊंगा, ठीक है जी। उसका रीजन ये है कि यार जो लास्ट अटेम्प्ट का पेपर आया और उससे पिछले अटेम्प्ट का पेपर आया, मैं ये समझता हूँ कि FAR1 के साथ पूरी मार्केट में किसी ने भी तक इंसाफ नहीं किया। अभी तक लोग इसको बेसिक अकाउंटिंग के सब्जेक्ट की तरह ही लेके चल रहे हैं कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चा आएगा, आपने उसको ये 4 टॉपिक पढ़ाने, फिर ये 4 टॉपिक पढ़ाने, नहीं। मैं ये सोच के चलूंगा कि आपको डबल एंट्री आती है, लेकिन मैं तैयार उस लेवल पे आपको करूंगा कि कल आप CA फाइनल के भी अगर अपने टॉपिक्स के सवाल उठाए ना, तो आपको उसमें पता होगा कि यार मैंने इसमें क्या क्या चीजें कैलकुलेट की। मेरा ऑब्जेक्टिव ये, मैं ये समझता हूं कि इस सब्जेक्ट को अनलेस कि उस तरह पढ़ाया जाए जिस तरह CA फाइनल के सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाता अकाउंटिंग में, ये रिजल्ट इसी तरह ही रहेगा, ठीक है ना। आप लोगों से बस मुझे एक रिक्वेस्ट है कि मैं हर ऑल्टरनेटिव क्लास में 5 MCQs आपको दिया करूंगा। हर ऑल्टरनेटिव क्लास में कोशिश करूंगा कि हर क्लास के बाद दूं, कमिट नहीं कर रहा, लेकिन हर ऑल्टरनेटिव क्लास के बाद आपको मैं क्विज दिया करूंगा 5 MCQs का। वो एटलीस्ट बैठ के तरीके से सॉल्व कर ले। उस एक MCQ में किसी ना किसी पास पेपर के पूरे सवाल का वो क्रक्स होगा जो आपको तंग करता है पेपर में, ठीक है जी। हर एक MCQ आपके लिए चैलेंजिंग होगा। शुरू में थोड़े आसान होंगे क्योंकि हम एरिया कवर कर रहे होंगे, ठीक है जी। छोटा आसान एरिया कवर कर रहा होगा, लेकिन सर वक्त के साथ साथ मुश्किल होता रहेगा। अगर अपने आप से मुनसिफ हो और ये समझते हो कि यार जो तुम्हारे माँ बाप तुम पे पैसा लगा रहे हैं उसका एक अच्छा रिटर्न देना चाहते हो ना, तो एटलीस्ट जितने तुम्हारे क्विजेज हो ना वो सारे के सारे अटेम्प्ट करना। ये मेरी रिक्वेस्ट है बेटा आपसे। आपको जितना अच्छा टीचर पढ़ा दे, आप जितना ज्यादा मेहनत कर लो, जब तक कि आप एग्जाम सिस्टम के सामने एक्सपोज नहीं होगे ना, आप कभी भी पेपर में जाके खुले हाथ से काम नहीं कर सकोगे। देखो, हम पढ़ाते हैं वन नोट के ऊपर, उसके एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। पहले दिन आपको बता दूं, सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि क्लास की एक चीज भी जो टीचर ने बोर्ड पे लिखी है तुम्हारे पास ऐसा नहीं होगा कि मिसिंग हो। जितने क्लास के लेक्चर है मैं क्लास के एंड पे वो PDF आपको दे दिया करूँ, ठीक है। तो जो क्लास होगी, पूरा बोर्ड जो क्लास में कराया सर ने सब आपके पास होगा। लेकिन एट द सेम टाइम यही चीज आपके लिए नुकसानदेह बन जाती है, क्योंकि आप इतने ठंडे हो जाते हो कि फिर उसको कॉपी नहीं करते। एक टीचर कहता है कॉपी कर लो, आप बैठे होते हो, क्यों? ये अभी वैसे ही मिल जाएगा। जब आपकी अप्रोच नहीं होती सवाल को सॉल्व करने की, हाथ नहीं चलता ना, तो फिर ये हाथ पेपर में भी नहीं चलता। ये मैं आपको बता दूं, मैं आपको पूरा का पूरा सेटअप उठा के दूंगा, लेकिन विद कमिटमेंट के जो चीज मैं आपको कहूंगा कॉपी करना है वो कॉपी करते रहोगे, ठीक है जी, पक्का? अच्छा जी, एक हमारा सर ग्रुप होगा FAR1 का, ठीक है जी। इस दफा हमने 2 ग्रुप्स बनाने। एक ग्रुप होगा जिसमें आप लोग अपनी स्टूडेंट्स आपस में इंटरेक्ट कर सकते हो। दूसरा ग्रुप ऐसा होगा जिसमें आपने सिर्फ टीचर से सवाल पूछना है, बस। उसका जवाब अगर किसी स्टूडेंट को आता भी होगा तो वहां नहीं देगा वो,
उसका जवाब सिर्फ और सिर्फ टीचर देगा। उस ग्रुप का ऑब्जेक्टिव ये है कि यार मैं एक उठाता हूं सर, एग्जाम के करीब में उठाता था ग्रुप, उसके अंदर सर कुत्ते बिल्लियों की तस्वीरें आ रही हैं, कोई काम का मैसेज है मिस हो गया, फिर नीचे बच्चा कह रहा है सर ने जवाब नहीं दिया। ठीक है जी, आप यकीन करो 700 मैसेज 800 मैसेज क्या लड़ रहे हैं आपस में। ठीक है जी, तो यार वो ग्रुप आपका रखेंगे हम ताकि आप आपस में भी इंटरेक्ट कर सको। कोई सवाल ऐसा है जो आप दोनों ग्रुपों को पोस्ट कर दो जहां आपको पहले जवाब मिल जाए, लेकिन एक ग्रुप आपने रखना है जिसमें आपने सिर्फ सवाल पूछना है और टीचर उसका जवाब आपको देगा। ठीक है जी, अच्छा जी, दूसरा सर थैंक यू वेरी मच। और अभी हम शुरू करने वाले हैं अपना पहला टॉपिक। तैयार हो मेरे बच्चों? रिकॉर्डेड लेक्चर लेना बेस्ट रहेगा या ऑनलाइन पे ज्यादा बेस्ट रहेगा? देखो मैं आपको फिर बता दूं, मेरे टाइम पे अगर मुझे ये फैसिलिटी अवेलेबल होती जो आज है तुम लोग, मैं कभी जिंदगी में भी ARTT नहीं आता। तक ये आप फिजिकल आ रहे हो, मुझे पैसे दे रहे हो, ज्यादा दे रहे हो पैसे, ठीक है, फिजिकल की फीस शायद 18,000 है, ऑनलाइन की 14,000 है, आप मुझे ज्यादा पैसे दे रहे हो। ठीक है जी, अच्छा आप आओ या ना आओ, ये AC चलते रहेंगे, ये लाइटें चलती रहेंगी, मुझे कोई फायदा नहीं ओवरहेड्स। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि यार जब एक लेक्चर आप उठा के, क्लास खत्म होती है ना, इस लेक्चर को हम क्रॉप करते हैं। क्रॉप समझते हो? इसके अंदर से फजूलियात निकाल दी जाती है। टीचर 5 मिनट लेट आया, ठीक है जी, वो लैपटॉप चलना शुरू हो रहा है, क्लास में कोई सवाल किसी ने पूछ लिया जो रेलेवेंट है, सर नवाज शरीफ गंजा क्यों है, ठीक है जी, तो उस पर सर जवाब दे रहे हैं, कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट पे जवाब आ गया। ठीक है, तो क्लास का एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि कभी कभी बीच में इस तरह की बातें भी शुरू हो जाती है। तो जब आप वो जाके घर पे क्लास ले रहे होते हो ना, उसमें सिर्फ कंटेंट होता है, सिर्फ कंटेंट होता है बस, और कुछ भी नहीं होता। तो जो 1.5 घंटे की क्लास होती है वो समराइज होकर 59, 58, 50 मिनट्स पे आ जाती है। और माशाल्लाह उसमें फिर आपका एक और भी फायदा होता है कि आप 1.5 पे टीचर को सुन सकते हैं। बच्चा अभी आया एडमिशन लेने, मुझे कह रहा है सर आप अजीब, आपकी आवाज सुन के अजीब फील हो रहा है। मैंने कहा क्यों? इतने आराम से आप बोल रहे हैं, मैं तो आपको हमेशा 2 की स्पीड में सुना। ठीक है जी, तो अब आप अजीब लग रहा है सर, आप ऐसे लग रहा है बहुत धीमे धीमे बोलने, बीमार हैं आप। ठीक है जी, तो आदत हो गई उसके। वहां एक बच्चा, रिजल्ट आया हमारा लास्ट अटेम्प्ट में, बच्चे ने मुझे फोन किया, सर मेरा FIR2 में गोल्ड मेडल आया सर, थैंक यू वेरी मच, जबरदस्त सर आपने पढ़ाया। मैंने कहा तुम्हारा नाम क्या है? सर मेरा नाम मुजम्मिल है। मैंने कहा तुम क्लास में बैठते? नहीं सर मैं लाहौर से हूँ, ऑनलाइन स्टूडेंट। एक का गोल्ड मेडल आया ऑडिट में, सर जबरदस्त सर मेरा ऑडिट में गोल्ड मेडल आ गया सर। मैंने कहा यार तुम कराची से हो? जी सर मैं कराची से हूँ। मैंने कहा मिलने आओ। आया, मैं पहचान ही नहीं पाया। मैंने कहा यार तुम्हें, सर मैं आज तक क्लास में नहीं आया, मैं आज तक क्लास में नहीं आया हूं, मैंने घर से क्लासें ली। अच्छा, फिर एक और अवाम है, सर मैं 3 अटेम्प्ट से फेल हो रहा हूं। क्यों? सर मैं घर से क्लासेस लेने की कोशिश करता हूं, ठीक है जी, वो होती नहीं है मुझसे। सर मुझे पता है कि आपके टोटल कोई 120 लेक्चर्स होंगे, 125 लेक्चर्स होंगे, और मैंने हर ऑल्टरनेटिव डे पे भी एक लेना शुरू किया, तब भी आराम से मैं 3.5-4 महीनों में पूरा कर लूंगा कोर्स। ठीक है जी, और अगर सर मैंने रोज एक लेना शुरू किया तो मैं 2 महीने में कंप्लीट कर लूंगा, 2.5 महीने में। फिर क्या होता है, आप 2 महीने वेट करते हो, कुछ नहीं पढ़ते हो, फिर आप सोचते हो 120 दिन रह गए, 120 लेक्चर है, रोज एक एक देखूंगा। फिर आप कहते हो यार नहीं, 6 में से 2 महीने तो निकल गए, 4 रह गए, 4 में से 2 और निकल गए। अब आप सोचते हो रोज के 2 घंटे पढ़ूंगा। फिर एंड में ये होता है कि 10 दिन रह गए होते हैं और लेक्चर अभी भी 120 होते हैं, तो आप सोचते हो 12 घंटे FIR1 पढ़ूंगा, अगर 2 की स्पीड पे पढ़ूं तो 6 घंटे में खत्म हो जाएगा। अल्लाह के वास्ते अगर किसी बंदे का हिसाब किताब ऐसा है कि वो कमिटमेंट, अपनी विल पावर उसकी 0 है, रोज वो नशे छोड़ता है, फिर नशे करता है, वो फिजिकल क्लास में आए, जिसको अपने माँ बाप की मेहनत की और जो लगाए हुए पैसे उसकी कदर है, वो समझता है कि जी एक रिस्पॉन्सिबल औलाद है वो, और उसको अपने माँ बाप का पैसा जाया नहीं करना है, अपने जो अल्लाह ताला ने उसको वक्त दिया, मौका दिया, उसको जाया नहीं करना, वो घर में भी बैठ के पढ़ सकता। ठीक है जी, अब आपकी मर्जी है जो आपने करना। ठीक है जी, मैंने आपको अपनी पर्सनल प्रेफरेंस बता दी। मैं आपकी जगह होता, मैं कभी जिंदगी में RTT नहीं आता। ये नहीं कि पढ़ने नहीं आता, मतलब फिजिकल क्लास लेने नहीं आता। ठीक है,
सीक्वेंस क्या रखेंगे टॉपिक्स की, मैं सीक्वेंस ये रखूंगा, मैं पहले थोड़ा सा बेसिक्स पे काम करूंगा, IAS 36 पे जाऊंगा, फिर मैं आऊंगा IAS 23 पे, फिर मैं आऊंगा IAS 16 पे। जितने एसेट से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स हैं वो पहले कवर करूंगा, ठीक है। फिर मैं जाऊंगा कैश फ्लोस के ऊपर और एनपीओ के ऊपर जाऊंगा, फिर मैं जाऊंगा ईपीएस के ऊपर, और करते करते मैं आखिर में करेक्शन ऑफ एरर और IAS 8 के ऊपर आऊंगा, जो सारे टॉपिक्स की मिला के चीजें हैं वो उसके अंदर कवर करेंगे, ठीक है। तो मेरा पहला वो रहेगा एसेट बेस्ड स्टैंडर्ड शुरू में, फिर हम जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे आएंगे, कैश फ्लो और बाकी की चीजें, और देन हम एंड पे जाएंगे करेक्शन ऑफ एरर्स, ठीक है। ये हमारा प्लान रहेगा टोटल मैंने जो प्लान किया है वो 120 के करीब टोटल जो है वो हमें 120 के करीब लेक्चर्स चाहिए होंगे, यानी मुझे कुछ 150 घंटे चाहिए टोटल कोर्स कंप्लीट करने में, 150 इफेक्टिव आवर्स, ठीक है। वो 150 इफेक्टिव आवर्स में हमारा कोर्स इंशाल्लाह ताला कंप्लीट हो जाएगा मुकम्मल विद एवरी इंच ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है जी। ये मेरा हिसाब किताब रहेगा सर हम स्टार्ट करते हैं जनाब एक छोटे से टॉपिक से। छोटा सा टॉपिक है और पेपर में लास्ट टाइम टेस्ट हुआ है कोई 10 मार्क्स का, 8 या 10 मार्क्स का टेस्ट हुआ है, वो है जनाब इम्पेयरमेंट। IAS 36, ठीक है। वीडियो नहीं आ रही आपकी यार, ये कैसे हो सकता है? आ तो रही, वीडियो आ रही नहीं आ रही है? आ रही है, क्लियर है। वीडियो में मैं नहीं आ रहा। अच्छा, स्क्रीन के बराबर में आ रही है, इसको ऐसे ऐसे उसको जो है ना वो स्वैप करो तो तुम्हें दूसरे स्क्रीन पर नजर आ जाए। फुल स्क्रीन पे नजर नहीं आ रही है, तो फुल स्क्रीन पे मुझे देखेगा तो बोर्ड क्या देखेगा तू भाई? कोने में देख लेना मुझे। अच्छा जी, हाँ सर, क्या हमें IFRS लेने की जरूरत है? दोबारा सुन लो। IFRS जो है वो आपके कोर्स में जितने स्टैंडर्ड्स है ना, हर स्टैंडर्ड का 10%, 15%, कुछ स्टैंडर्ड्स का 5% आपके कोर्स में, बाकी आपके कोर्स में नहीं है। घर वालों को इम्प्रेस करना है, पड़ोसियों को इम्प्रेस करना है, ये ले लो किताबें, ठीक है जी। अदरवाइज FAR 2 में जाके स्टैंडर्ड्स परचेज करना। इस अटेम्प्ट में आपने ICAP की किताब पूरी करनी है। ICAP की किताब में जो स्टैंडर्ड्स में पैरा लिखे हुए वो एज इट इज प्रोड्यूस हुए, जो रेलेवेंट पैरा है वो एज इट इज प्रोड्यूस हुए। अगर आपको खर्चा करने का शौक है, पैसा जाया करना है, आप बेशक स्टैंडर्ड्स खरीदो। स्टैंडर्ड्स आएंगे कोई 3000 समथिंग, ठीक है जी। आपने लेना ले लो, अदरवाइज अगले 6 महीने पे ले लेना, तो नए स्टैंडर्ड्स आ चुके होंगे, ठीक है, जो अगले साल के लिए एप्लीकेबल हो, ठीक है। तो पैसा अपना जाया नहीं करना, ठीक है। क्लियर है? मार्च अटेम्प्ट के मैनुअल से क्वेश्चन इस अटेम्प्ट में कम आएंगे। नहीं, मैं फिर बता दूं भाई, मैं अपना मैनुअल अलग से बनाता हूँ। मेरी जैसे कॉस्टिंग की किताब है, उसमें उस कॉस्टिंग की किताब में आपको सिर्फ फाइनल के सवाल भी नजर आएंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मेरे लिए पायलट प्रोजेक्ट है ये। पायलट प्रोजेक्ट समझते हो? जब जो इंसान अपनी इज्जत दाव पे लगाता है ना, वो वाला प्रोजेक्ट है। मैं पूरा कोर्स इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि यार मैं इसमें ज्यादा बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकता हूँ। मैं फाइनल में पढ़ाता हूँ सर, फाइनल की जो CA फाइनल की मार्केट है उसका मोर देन 50% मेरे पास। फाइनल में टोटल है ही 3-4 टीचर जो पूरे पाकिस्तान में पढ़ाते हैं, ठीक है ना। और मेरे पास उसमें सबसे बड़ा शेयर है, 800 स्टूडेंट्स है मेरे पास CA फाइनल, ठीक है जी। और मैं कोई 2010 से CA फाइनल पढ़ा रहा हूँ। ये जो स्टैंडर्ड्स हैं मेरे बच्चों, इस जो तुम्हारे कोर्स में बहुत छोटे पैमाने पे, लेकिन मैं चाहता हूं उसको अच्छे डिटेल में आपको समझा दूं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोगों को मेरे साथ एक स्ट्रगल करनी पड़ेगी, मैं चीजें चेंज करता रहूंगा, ठीक है ना। मैं आपको हर टॉपिक के जो नोट्स हैं वो टॉपिक के शुरू में दूंगा, सॉफ्ट कॉपी में दूंगा। आपने उसको जहां से प्रिंट करवाना है प्रिंट करवा लें। आप अगर कहोगे तो मैं ARTT में प्रिंटेड रख दूंगा, सॉफ्ट कॉपी आपको दूंगा, उसको जहां से प्रिंट करवाना है वहां से करवा लेना, ठीक है। लेकिन मैं एक स्टैटिक किताब नहीं दूंगा। उसका रीजन ये है कि स्टैटिक किताब देने का मकसद ये है कि मैं आज ही रिसर्च खत्म कर दूं अपनी, आज ही आपको मैं किताब हाथ में दे दूं। कॉस्टिंग में मैं ये कर सकता हूं, मसला नहीं है, क्यों कॉस्टिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी सारी चीजें मतलब ऐसी हैं जो जमाने से कांस्टेंट कोर्स है, इसका कोर्स चेंज हुआ 3-4 अटेम्प्ट्स पर, और हर अटेम्प्ट में एग्जामिनर जो पिछली चीजें पूछी होती हैं उससे एक लेवल ऊपर जा रहा है, उससे फिर एक लेवल ऊपर जा रहा है। तो मेरी मजबूरी है कि मैं आपको अनलेस के 3-4 लेवल ऊपर की चीजें ना करा दूं, मैं नहीं समझूंगा कि मैंने इस कोर्स के साथ इंसाफ किया। और मैं हल्फन आपको बता रहा हूं, कसम खा के आपको बता रहा हूं कि आज तक इस कोर्स के साथ मैंने नहीं, किसी ने भी इंसाफ नहीं किया। जितना कोर्स है, जिस तरह का पढ़ाया जाना चाहिए उसको, किसी ने भी नहीं किया, ठीक है जी। बड़े सर
लेकिन एंड में रिवीजन फिर अलग से सर आकाश करवाएंगे, वो मर्जी है भाई, मैं खुद भी कराऊंगा कहीं से। यार भाई इतना मैंने सिंपल कर दिया। मैं कह रहा हूँ ये एक फार्मी अंडा है, ये एक देसी अंडा है। आपने फार्मी अंडा खरीदना फार्मी खरीदें, देसी खरीदना है देसी खरीदें। आपने ऑमलेट बनवाना है, आधा ये अंडा डाल दो आधा वो डाल, ठीक है, मर्जी आपकी, ठीक है। अच्छा जी सर, इंपेयरमेंट क्या है जरा सुनना दोस्त, बहुत सुनना मेरे बच्चों। IS 36 एक स्टैंडर्ड है इंपेयरमेंट का। मैं पहले ब्रीफ एग्जांपल दूंगा, फिर मैं इसको आगे लेके चलूंगा। मुझे एक बात बताओ, मेरे पास एक व्हीकल है, एक गाड़ी मैंने ली, ठीक है जी, और उस गाड़ी की कॉस्ट है 100 रुपए। कितने? 100 रुपीज। मेरे बच्चों 100 रुपए की मैंने व्हीकल ली और मैं सोचा मैं इसको उबर में चलाऊंगा, जो उबर सिस्टम है ना इसमें चलाऊंगा, ठीक है जी। और मैं इंशाल्लाह इससे कैश जनरेट करूंगा। सिंगल एसेट है, एक एसेट है गाड़ी। क्या एक एसेट कैश जनरेट कर सकता है? हाँ सर, उबर की गाड़ी जनरेट करके दे देगी, ठीक है जी। सर मैंने 100 रुपए की गाड़ी खरीदी, इसकी लाइफ है, यूजफुल लाइफ 5 साल। कितने? 5 साल। मैंने असेस किया 5 साल की गाड़ी चलेगी, इसके बाद ये किसी काम की नहीं रहेगी। डन। जब मैंने 100 रुपए की गाड़ी खरीदी, इसको चलाया 1 साल, तो ये गाड़ी क्या हो गई? डेप्रिशिएट हो गई। क्या हो गई? यूज हो गई। कितने साल में यूज होना है इसको? 5 साल में। 1 साल यूज हो गई। तो सर मैंने एक डेप्रिसिएशन नाम का 20 रुपए का चार्ज या एक्सपेंस बुक कर लिया। मैंने कहा जी मेरा एसेट है, गौर तो सुनना, गौर सुनना, मेरा एसेट है सर, 5 सालों पे इक्वल बेनिफिट्स देगा। कैसे देगा? मैं 5 साल इसको चलाऊंगा ना, इंशाल्लाह 5 सालों में मुझे ये एक जितना कैश जनरेट करके देगा। मिसाल दे रहा हूं। तो मैं समझता हूं कि जब पहले साल मैंने मशीन को यानी इस व्हीकल को, इस गाड़ी को इस्तेमाल किया, तो कितने रुपए की गाड़ी इस्तेमाल हो गई? खरीदी कितने की थी? 5 साल चलेगी, 5 साल बाद खत्म हो जाएगी। तो मैंने पहले साल कितने की गाड़ी इस्तेमाल कर ली? अब बताओ मेरी गाड़ी मेरी बुक्स में कितने पे आ रही है? 80 रुपए पे आ रही। इस 80 को मैं नाम दे रहा हूं कैरिंग अमाउंट। क्या नाम दे रहा हूं? मेरी बुक्स में गाड़ी 80 रुपए की, ऐसा। अब सर मैं एक शाम में दोस्त के साथ बैठा हुआ था, दोस्त ने कहा गाड़ी आपके पास है, कितने की है? मैंने कहा 100 की खरीदी थी, 20 की इस्तेमाल हो चुकी है, कितने की बाकी है? उसने कहा यार ये गाड़ी तो खत्म हो चुकी है, मार्केट में आपने इसके रेट पता किए? मैंने कहा क्या मतलब? उसने कहा सर मार्केट में तो उसकी वैल्यू गिर गई है। मैंने कहा क्यों? उसने कहा सर ये पेट्रोल से चलती है, अभी तो इलेक्ट्रिक कार्स आ गई हैं, वो इससे सस्ती मिल रही है सर, इससे ज्यादा माइलेज देती हैं, तो आपको नहीं पता कि इसकी मार्केट में वैल्यू गिर गई है? मैंने कहा अच्छा। अब मुझे टेंशन हो रही है। मैं मार्केट गया, तो मैंने मार्केट से पता किया कि अगर मैं इस गाड़ी को आज बेच दूं, क्या कर दूं? आज बेच दूं तो कितने की बिकेगी? तो पता चला जी ये गाड़ी आराम से बिक जाएगी 70 रुपए में। कितने में? 70 रुपए में। मैं टेंशन में आ गया। मैंने कहा मेरे पास तो जो गाड़ी है वो उसकी वैल्यू मेरे हिसाब से कितनी है? 80 है। 100 की खरीदी थी, 20 की गाड़ी मैंने इस्तेमाल कर ली, 80 रुपए पे खड़ी हुई है। मार्केट में ले जाके इसको आज बेचूं तो कितने में बिके? फेयर वैल्यू का मतलब क्या है? मार्केट में कितने की बिक जाएगी, ऐसा। इस गाड़ी को बेचने पे, इस गाड़ी को बेचने पे, इस गाड़ी को बेचने पे मुझे पे करना पड़ेगी एक ब्रोकरेज की कॉस्ट। क्या पे करना पड़ेगी? ब्रोकरेज क्या होता है? आप मिसाल के तौर पर आज ये मकान बेचने जाए ना, आप ऐसे नहीं बेच सकते, आपको एक ब्रोकर को लगाना पड़ेगा बीच में। सर वो क्यों? बेचने वाला और खरीदने वाला मिलने काम हो जाएगा? नहीं, जो खरीदने वाला है वो डर रहा होगा कि पता नहीं यार ये जगह जो मैं खरीद रहा हूँ सही है या नहीं है, ये तो नहीं कि कानूनी मसला हो जाए। और जो बेचने वाला है वो भी बड़ा मोहतात होगा कि यार मैं इसको इस तरीके से बेचूं कि मेरे बाद में राइट्स में कोई मसला ना आ जाए, ना कल ये आ जाए वापस जमीन लेके के वापस करो, अग्रीमेंट जो बना था उसमें प्रॉब्लम्स है। तो मैं चाहता हूं ब्रोकर को इन्वॉल्व करूं ताकि ट्रांजैक्शन प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हो जाए, आराम से काम हो जाए। ब्रोकर लेगा हमसे 5 रुपए। कितने लेगा? इसका मतलब अगर मैं गाड़ी को आज बेचने जाऊं 70 रुपए में, तो 70 रुपए में बेचने पे भी मुझे 5 रुपए का खर्चा करना पड़ेगा। तो बताओ नेट मेरी जेब में कितने पैसे आएंगे? सर अब इसका मतलब है सर मुझे 65 रुपए नजर आ रहे हैं अगर मैं इस गाड़ी को आज बेचने जाऊं। 70 की तो बिकेगी, लेकिन बेचने पर खर्चा कितना आएगा? सर 70 की बेचूंगा, 5 रुपए ब्रोकर को दूंगा, 65 रुपए जेब में डाल दूंगा। ये 65 रुपए क्या कहलाते हैं? ये कहलाता है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। क्या कहलाता है? बताओ गाड़ी खरीदी कितने की थी, कितने की इस्तेमाल कर ली, रह कितने की गई? 80 की। मेरी बुक्स में 80 रुपए की गाड़ी आ रही है, मुझे लगता है कि ये गाड़ी 80 रुपए की है, जबकि अभी मार्केट में पता किया तो गाड़ी कितने की बिक रही है? सर ये 70 रुपए में जाएगी। 70 भी पूरे नहीं मिलेंगे, 5 रुपए की क्या देनी पड़ेगी?
रुपए देनी पड़ेगी, तो इसका मतलब इस गाड़ी से नेट कितने रुपए निकल सकते हैं। अब मैं टेंशन में आ गया, यहाँ वहां भाग रहा हूं। घर आया, मैंने बेगम को कहा भाई मेरी 80 रुपए की गाड़ी की मार्केट में वैल्यू 65 है यार, मेरे तो नुकसान हो गया। तो बेगम ने कहा यार पागल हो गए हो। मैंने कहा क्यों? उसने कहा क्या आपने गाड़ी बेचने के लिए ली है? मैंने कहा नहीं, मैंने तो गाड़ी इस्तेमाल करने के लिए ली है। तो बेगम ने कहा फिर आप इसको क्यों देख रहे हैं 65 रुपए में? आप ये सोचे ना, आप इस गाड़ी को जब इस्तेमाल करेंगे आगे जिंदगी में, तो आप कितने पैसे लोगों की जेबों से निकाल के कमा सकते हैं। मैंने कहा हाँ यार, मैं तो गाड़ी बेचना नहीं चाह रहा, मैं तो क्या करूं उसको 4 साल। अब मैंने अंदाजा लगाया कि अगर मैं, यार आपस में तुम लोग डिस्कशन करते रहोगे तो फिर बहुत मसला हो जाएगा। बिलाल भाई क्या चल रहा है भाई? ये ऑनलाइन की एक अलग दुनिया होती है, ठीक है ना। यहाँ आपस में लड़ भी पड़ते हैं लोग, हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, पता ही नहीं है वहां क्या हो रहा है। अच्छा चलो सर, तो बेगम ने कहा कि भाई तुम इसको 4 साल इस्तेमाल करो, 4 साल में से क्या निकलेगा? कैश निकलेगा, ऐसा। तो अब मैंने अंदाजा लगाया कि यार अगर मैं इसको 4 साल इस्तेमाल करता हूँ तो लोग मेरी गाड़ी में बैठेंगे या नहीं बैठेंगे। ये उबर में गाड़ी जो मैं इस्तेमाल करूंगा, लोग आके मुझे किराया देंगे या, यार इलेक्ट्रिक कार्स तो ज्यादा अच्छी हैं, कम किराए में लोग जाएंगे, गाड़ियां भी नहीं होंगी, यार मेरी गाड़ी में तो लोग बैठेंगे ही नहीं। अब मैं सोच रहा हूं, मैंने सोचा अगर मैं इसको 4 साल चलाऊं, मेरा अंदाजा है कि मैं इस गाड़ी से आइंदा आने वाले दिनों में सर 68 रुपीस का कैश जनरेट कर पाऊंगा। ये अंदाजा है या ये एक एक्चुअल फिगर है? अंदाजा है। मुझे लगा कि यार मैं पूरी जोर भी मार दूं ना, तो भी मैं 68 रुपए से ज्यादा का कैश जनरेट कितने सालों में? ये कहलाता है वैल्यू इन यूज। अभी बेचूं तो कितने मिले? 65 मिले। 4 साल चलाऊं तो कितने मिले? 68 मिले। तो बताओ, एक बंदा जो मुंह से रोटी खाता है, इसको बेचेगा या चलाएगा? चलाएगा। क्यों? सीधी सी बात है, 68 रुपए ज्यादा है। बेचेगा तो कितने मिलेंगे? चलाएगा तो कितने मिलेंगे? तो बताओ सर, बेचना चाहिए चलाना चाहिए? सर चलाना चाहिए। तो मुझे बताओ सर, ज्यादा से ज्यादा इस एसेट से ज्यादा कितने पैसे निकल सकते? 68। इससे ज्यादा इस एसेट से पैसा नहीं निकलेगा, ऐसा। ये कहलाता है रिकवरेबल अमाउंट। ये क्या कहलाता है? फिर आपसे मैं पूछ रहा हूं, टेक्निकल टर्म्स पे नहीं जाना, सिर्फ लॉजिक ध्यान में रखना। गाड़ी हमने खरीदी कितने की थी? चलाई कितने की? कितने की रह गई? मेरे हिसाब से इस गाड़ी की वैल्यू 80 बनती है। मार्केट में गया तो पता चला कि अभी बेचूं तो कितने मिलेंगे? सर 70 मिलेंगे। लेकिन 70 मिलने पे भी 5 रुपए का कितने मिलेंगे नेट? सर अभी ना बेचूं, चलाऊं इसको, तो कितने मिलेंगे? 68। तो बताओ सर, इन दोनों में से जो ज्यादा अमाउंट है, बंदा उसी पे जाएगा। सर तो क्या करेगा? बंदा चलाएगा। तब भी इसको 80 रुपए तो मिलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। हमें मैक्सिमम कितने मिलते हुए नजर आ रहे हैं? अब मुझे अफसोस होना शुरू हुआ कि मैं कुछ भी करके इस गाड़ी से 80 रुपए निकाल नहीं सकता। और सर याद रखिएगा, आप किसी भी एसेट को ऐसी वैल्यू पे नहीं रिकॉर्ड कर सकते कि आपको लगता हो कि भाई इससे इतने पैसे नहीं मिलेंगे। हमने अपनी गाड़ी कितने पे रिकॉर्ड की हुई है, जबकि पूरा जोर मार के भी हम इस गाड़ी से कितने पैसे निकाल सकते हैं? 68। तो क्या इसको 80 रुपए पे लोगों को दिखाना कि मेरी गाड़ी 80 रुपए की है सही बात है? गलत बात है। तो मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है। तो मुझे क्या करना चाहिए? इस एसेट को इंपेयर कर देना चाहिए, काट देना चाहिए, कम कर देना चाहिए। कितने से? मुझे इस एसेट में 12 रुपए का क्या करना चाहिए? इंपेयरमेंट बुक कर लेना चाहिए। कितना आ जाएगा ये? 68। इसको क्या नाम दूं मैं? इंपेयरमेंट लॉस। मैं कह रहा हूं यार, वो गाड़ी थी तो 80 की, लेकिन मैक्सिमम भी इस गाड़ी से कितने पैसे अब निकलेंगे? 68 रुपए निकलेंगे। मुझे 12 रुपए का क्या हो गया? लॉस हो गया। 12 रुपए का क्या हो गया? गाड़ी खरीदी कितने की थी? 100 की। चला के कितना फायदा लिया? 20 रुपए का। नुकसान कितने का हो गया? 12 का। हमें लगता है कि जी आइंदा आने वाले दिनों में इस गाड़ी से मैक्सिमम जो पैसे मिलेंगे वो कितने मिलेंगे? 68 रुपए मिलेंगे। ऐसा है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं, गौर से सुनना, इंपेयरमेंट है क्या? क्या है इंपेयरमेंट? लॉस है। किस चीज का लॉस है? एसेट को बगैर इस्तेमाल किए उसकी वैल्यू में जो डिप आ रहा है, जो कमी हो रही है, वो क्या है? वो इंपेयरमेंट है। ऐसा। इस्तेमाल जो कर रहे हैं उसकी वजह से जो कमी आ रही है वो डेप्रिसिएशन है।
लेकिन बगैर इस्तेमाल किए, सर जो लॉस आ रहा है वो क्या है? इंपेयरमेंट है। ऐसा? अब मुझे एक बात बताओ सर, गौर से सुनना, मेरे पास ना ये एक लैपटॉप है जिसपे मैं पढ़ाता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज में दे रहा हूँ। इस लैपटॉप की टोटल कीमत है 30,000 रुपए। कितने? 30,000 रुपए। मैं इसको 1 साल से चला रहा हूं, इसकी मैक्सिमम लाइफ 3 साल होती है। कितने का खरीदा था मैंने? कितने साल लाइफ है? 3 साल। 1 साल गुजर चुका है, तो बताओ इसकी वैल्यू कितनी रह गई होगी? आज इसको मैं मार्केट में बेचने जाऊं ना, ये 10,000 रुपए का भी नहीं बिकी। लेकिन अगले 2 सालों में इस लैपटॉप से मैं 70-80 लाख रुपए कमा लूंगा। तो बताओ इसकी वैल्यू न्यूज कितनी है? 70-80 लाख। ऐसा? क्या मुझे इस एसेट को इंपेयर करना चाहिए? नहीं। इंपेयरमेंट कब की जाती है? जब आपको एक एसेट से उसकी कैरिंग अमाउंट भी रिकवर होते हुए नजर ना आ रही हो। ठीक है जी, क्या मुझे इस एसेट को इंपेयर करना चाहिए? नहीं सर। क्यों? सर क्या हो गया सर, आप इस लैपटॉप से 70-80 लाख रुपए कमाएंगे तो ये तो फिर लैपटॉप आपकी बुक्स में अगर 20,000 का आ रहा है तो आने दें, कोई टेंशन नहीं है। ऐसा? अब बताओ, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं सर, इंपेयरमेंट क्या है? इंपेयरमेंट क्या है सर? बगैर एसेट को इस्तेमाल किए अगर मेरे एसेट की वैल्यू कम हो गई तो ये क्या है मेरे पास? अब बताओ सर, इंपेयरमेंट मालूम करने के लिए हमें कितनी चीजें पता होनी चाहिए? 4। कैरिंग अमाउंट, फेयर वैल्यू, फिर कॉस्ट टू सेल और वैल्यू न्यूज। ये 4 चीजें अगर आपको पता चल जाएं तो आप एसेट का इंपेयरमेंट लॉस कैलकुलेट कर सकते हो। ऐसा? अब मुझे बताओ सर, मैं घर पे क्या बताऊं जाके कि क्या हुआ मेरे साथ? मैं कहूंगा जी मैंने गाड़ी खरीदी थी, 1 साल इस्तेमाल करने के बाद पता चला कि उसकी वैल्यू 80 रुपए, लेकिन जब जाके बाहर हालात देखे तो पता चला जी 65 रुपए की मैक्सिमम बिकेगी, और अगर चला भी लूं, लोगों से किराया भी ले लूं, तो तब भी मेरे पास नेट कितने रुपए बचेंगे? 68। तो मुझे 80 रुपए रिकवर होते हुए नजर नहीं आ रही है। बात समझ आ रही है? तो सर याद रखिएगा, इंपेयरमेंट लॉस किसको कहते हैं? जब एक कंपनी अपने एसेट से उसकी कैरिंग अमाउंट भी रिकवर ना कर पाए। सब जरा गौर सुनना, व्हाट इफ के मैं मार्केट जाता और मार्केट में मुझे कहता है कि जी 90 रुपए का ये एसेट हम आपसे खरीद लेंगे और 5 रुपए की ब्रोकरेज है, कितने हो जाते हैं? अब बताओ, मैं सुकून से घर आता, मैं कहता जी मेरा एसेट इंपेयर्ड नहीं है। क्यों? कैरिंग अमाउंट से अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा ही मिल रहे हैं। ऐसा? मैंने एक जमाने में सिटी गाड़ी खरीदी 2016 में 20 लाख रुपए के लिए, मैं 2022 तक मंड के चलाई, 6 साल चलाने के बाद मैंने 23 लाख रुपए बेची, उसके बाद मैं दूसरी गाड़ी खरीदी। तो मुझे एक बात बताओ, किसी भी पॉइंट पे क्या मुझे ये फील हुआ कि मेरा एसेट इंपेयर्ड है? नहीं। क्यों? क्योंकि गाड़ियों की मार्केट में वैल्यू कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही। तो आमतौर पर पाकिस्तान में गाड़ियों में इंपेयरमेंट नहीं आती। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअसली मार्केट वैल्यू उनकी बढ़ती जा रही है। बात समझ आ रही है? अब बताओ, एसेट इंपेयर्ड कब होता है? जब हम उसकी कैरिंग अमाउंट भी रिकवर नहीं कर पाते हैं। ऐसा? कैरिंग अमाउंट से ज्यादा रिकवर हो रहा है तो एसेट इंपेयर्ड नहीं है। आप सुकून में रहो, अगर आप कैरिंग अमाउंट भी रिकवर नहीं कर पा रहे हो तो एसेट क्या हो चुका है? इंपेयर हो चुका है। ये बात भेजे में बैठती है। अब मैंने आपको ना सर गौर से सुनना, 4 चीजें जो हमने मालूम करनी है। जो पहली चीज है, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा पूरा IAS 16, कैरिंग अमाउंट मालूम करने के लिए। डेप्रिसिएशन आपको पता होना चाहिए कैसे कैलकुलेट होता है। 1, 2 और 3, ये 3 चीजें आप पढ़ोगे IAS 36 में। किसमें? IAS 36 में। तो सर IAS 36 का जब भी सवाल आएगा, ये कैरिंग अमाउंट पहले से गिवन होगी और आपको मालूम क्या करना होगा? फेयर वैल्यू। और क्या मालूम करना होगा? कॉस्ट टू सेल। और क्या मालूम करना होगा? वैल्यू न्यूज। ऐसा? ये बात भेजे में बैठी। कोई क्लास में ऐसा बच्चा जिसको चीज समझ में ना आई हो, मैं सवाल पूछूंगा, जलील करूंगा। पक्का सब समझ आ गया? चलो मैं सवाल पूछ रहा हूं। वो जो हमारा कोने में बच्चा बैठा, जल्दी से बताओ वैल्यू न्यूज का क्या मतलब है? व्हाट इज वैल्यू न्यूज? नहीं, वैल्यू न्यूज होता क्या है? नाम नहीं छुपा है, वैल्यू इन यूज। नहीं 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 यार, नहीं जी। वैल्यू न्यूज, वेरी गुड। यूज करके हमें कितने पैसे मिलेंगे, वो वैल्यू न्यूज है। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल क्या है?
बेच के कितने पैसे मिलेंगे वो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है। इस्तेमाल करके कितने मिलेंगे वो वैल्यू इन यूज है। क्या करना चाहिए, बेचना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए? इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन इस्तेमाल करके भी आपको 80 रुपए तो नहीं मिल रहे ना। इसका मतलब है आपको क्या हो चुका है, लॉस हो चुका है। ये बात समझ आती है? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल क्या है, बेच के कितने पैसे मिलेंगे। वैल्यू इन यूज क्या है, इस्तेमाल करके कितने पैसे मिलेंगे। ठीक है जी। और फिर इन दोनों में से आपने देखना है कि ज्यादा से ज्यादा पैसे कहां से मिल रहे हैं। ठीक है जी। और फिर उसको आपने कंपेयर करना है किससे। ये बात समझ आई? मुझे कोई टेक्निकल अल्फाज नहीं चाहिए, बस फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, बेच के कितने मिल रहे हैं, वैल्यू इन यूज इस्तेमाल करके कितने मिल रहे हैं। दोनों में से जो ज्यादा है वो मैक्सिमम अमाउंट है जो मैं रिकवर कर पाऊंगा। ऐसा है? कॉपी करो, शाबाश। अच्छा भाई एक चीज सुन लो, एग्जाम में एमसीक्यूज में छोटी छोटी चीजें टेस्ट होती हैं, लेकिन रट्टे वाली कोई चीज नहीं आती। ठीक है ना, आपको याद नहीं करना है, समझ आपको आनी चाहिए कि इसका मतलब क्या है। ठीक है। चलो जी, कर लिएगा अभी। रिकॉर्डेड लेक्चर कब अपलोड हुआ करेंगे, सेम डे। जिसने आईए नहीं पढ़ा उसका बता दें भाई, जिसने आईए नहीं पढ़ा उसको हम उसके पोर्टल पे कुछ एडिशनल लेक्चर्स डाल के देंगे। ठीक है ना, जो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के, ठीक है, वो 35 आवर्स का वो हिसाब किताब होगा, वो उसको अलग से पढ़ना पड़ेगा। उसकी कोई फीस नहीं है, पोर्टल पे हम उसको डाल के दे देंगे, तो उसको साथ में पढ़ना पड़ेगा पहले। ठीक है, अदरवाइज उसको ये चीजें समझ नहीं आएंगी। ठीक है। चलो एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं हम। जो जी बेटा, नहीं मैं शुरू शुरू में डिटेल में पढ़ाऊंगा, बाद में मुनासिब कर दूंगा फिर। नहीं भाई, हर एक का अपना पढ़ाने का तरीका है। आकाश माशाल्लाह ऐसा टीचर है जो मेरे साथ तकरीबन कुछ पिछले 5 साल से पढ़ा रहा है। ठीक है ना, कोई ERTD में आपको ऐसा बंदा नहीं मिलेगा जो कम हो। ठीक है ना, ये मैं आपको बता दूं, अक्सर बेशतर हम उस पर देख रहे होते हैं, फेसबुक पे मुकाबला चल रहा होता है, इसमें और इसमें कौन ज्यादा अच्छा। भाई हर एक का हिसाब किताब अलग है, आप जिससे पढ़ना चाहो। ठीक है जी। जी बिल्कुल, हम खुश हो जाएंगे, अच्छी बात है, 80 रुपए भी रहने देंगे ऐसे। ठीक है। चलो जी, इम्पेयरमेंट गेन क्यों नहीं होता, क्योंकि इम्पेयरमेंट आप टेस्ट करते हो जब आपको डाउट होता है कि मेरा एसेट कहीं अपनी कैरिंग अमाउंट रिकवर ना कर रहा हूं। गेन कभी भी बुक नहीं करना। थोड़ा सा मैं टेक्निकल हो रहा हूं बच्चे के साथ, बाकी देखो जब भी कोई एसेट आप इस्तेमाल करोगे ना, गेन सिर्फ बेचने के बाद ही बुक हो सकता है। ठीक है ना, एसेट आपके पास मौजूद है उस वक्त आप गेन नहीं बुक कर सकते, लेकिन ये कॉन्सेप्ट भी तो मैं FR2 में जाके सत्यानाश करने वाले हैं इसका। ठीक है, चले जी। चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब जरा सा बोर्ड में देखना है, छोटा सा डिस्कशन, गौर से सुनो अच्छे तरीके से। एक चीज सुनना, सबको समझ आनी चाहिए। मेरे सामने ना एक छोटी सी डेफिनेशन है, इसके बाद 2 सवाल मैं आपको दे रहा हूं करने के लिए। फेयर वैल्यू गौर सुनो दोस्त। सर मेरे पास ना एक जबरदस्त सी बोतल पड़ी है, इस पे लिखा है शहद की बोतल, ऐसे लिखते होंगे हैं, याद आ रहा है ना, वो हमारे एक बड़ा सेनेटर है, उसके पास से शहद की बोतल निकली थी है ना, क्या नाम है उसका, शर्जील मेमन, जो शायद मेमन भी नहीं है। ठीक है, मेमनों को बदनाम किया उसने।
तो उसके पास एक बोतल निकली थी, शहद की बोतल, वैसे एक बोतल मेरे पास भी पड़ी। ठीक है जी, गौर सुनना। मैं सोचा ये बोतल जाके मार्केट में बेच दूं। तो मैं एक दुकान पे गया, ठीक है जी, आपने यहाँ देखा होगा आगे झील पार्क के सामने एक शहद की दुकान है, वहां से शहद मिलती है, पुलिस वाले बाहर बैठे होते हैं। ठीक है जी, हाँ आप पूछना अपने अब्बा से भी, पता है उनको भी, फजूल बात करो कर। अच्छा तो वहां भी शहद की बोतलें मिलती हैं, छोटी मक्खी का शहद, बड़ी मक्खी का शहद, ठीक है जी, हर एक नस्ल का शहद मिलता है। तो आप वहां चले जाओ, वहां लिखा होता है ये शहद सिर्फ गैर मुस्लिमों को बेचा जाएगा, वहां हेडिंग डली हुई होती है। आप जहाँ आप कहें मेरा नाम टोनी है, पूछेगा ही नहीं आपसे कि तू आगे टोनी है या नहीं है, वो कहते शहद में शू के शिफा है तो सबको बेचो। तो ये मैं हूं, ये दुकान में एक बंदा बैठा हुआ है, ठीक है जी, इसको नाम हम दे देते हैं से XYZ, ठीक है। मैं इसके पास गया, मैंने कहा चाचा मेरे पास एक शहद की बोतल पड़ी है, खरीदोगे? चाचा ने कहा दिखाओ। हमने शहद की बोतल दिखाई, उसने कहा ये पुराना शहद है, खालिस शहद है, ये मैं आपसे खरीद लूंगा 100 रुपए में। ये दाम किसने लगाए? चाचा को मैं नाम दे रहा हूं मार्केट पार्टिसिपेंट। क्या नाम दे रहा हूं? मार्केट पार्टिसिपेंट ने हमारे एसेट के 100 रुपए लगाए, ऐसा। इसको उर्दू जुबान में हम कहते हैं बिड प्राइस। क्या कहते हैं? बिड प्राइस किसको कहते हैं? आपका एसेट आप मार्केट में बेचने जाओ, सामने वाली पार्टी कितने पैसे लगा रही है, ये बिड प्राइस। ऐसा आपने देखा होगा, नीलामी होती है, उसमें बिडिंग होती है। एसेट आपका होता है, लोग बोलियां लगा रहे, हम इतने का खरीदेंगे, हम इतने का खरीदेंगे। चाचा ने क्या बोली लगाई इसकी? 100 रुपए। चाचा ये एसेट खरीदना चाह रहे हैं कितने में? 100 रुपए। ये एसेट है हमारा, डन। हमने कहा नहीं नहीं चाचा, क्या दिमाग खराब है क्या? शहद की बोतल है ये, इसके मैं पैसे लूंगा 150 रुपए। ये हमारा एसेट है जिसकी हम समझते हैं कितनी वैल्यू है, ये है ऑफर। क्या प्राइस है ये? मैंने कहा चाचा खरीदना है तो 150 रुपए में बात करो। चाचा कितने में मांग रहे हैं? 100 रुपए। क्या है? बिड प्राइस। मैं कितने में बेचना चाह रहा हूं? 150 रुपए में। ये क्या है? ऑफर प्राइस। चाचा ने कहा इधर आओ, दुकान में बुलाया मुझे, मैं चला गया, कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। चाचा को मैंने बताया मैं पठान हूं, ठीक है जी। चाचा ने कहा कोई टेंशन नहीं, मैं आपको बोतल ही दिखाऊंगा, आ जाए हम, ठीक है जी। चाचा के पास भी एक बोतल पड़ी। चाचा ने कहा ये बोतल कैसी है? मैंने कहा अच्छी बोतल है। चाचा ने कहा ये तुम्हारे शहद की बोतल है ना, उसी जैसी है ये नए डिजाइन में। मैंने कहा अच्छा चाचा ये कितने की है? चाचा ने कहा ये 170 रुपए की। ये क्या है? 170 रुपए की। अब गौर से सुनना, हमारे सामने 3 वैल्यू है। एक वैल्यू वो है जो मेरा एसेट है, मार्केट पार्टिसिपेंट किस रेट में खरीदने को तैयार है, वो 100 रुपए। वो क्या है? बिड प्राइस। मैं अपने एसेट को जो जिस रेट में बेचना चाह रहा हूं, ये क्या है? ये ऑफर प्राइस है। इस जैसा एसेट मार्केट में कितने में अवेलेबल है? ये नहीं, इस जैसा कितने में अवेलेबल है? 170 में। ये कहलाती है ऑफर बिड प्राइस, ये कहलाती है ऑफर प्राइस, ये कहलाती है रिप्लेसमेंट प्राइस। ये क्या कहलाती है? बताओ मेरे एसेट की फेयर वैल्यू क्या है? 100 रुपए, 150 रुपए या 170 रुपए? 100 रुपए, 150 रुपए, 170 रुपए। सर याद रखिएगा, फेयर वैल्यू हमेशा बिड प्राइस होती है। क्या होती है? बिड प्राइस। क्या होती है? बिड प्राइस। अब मुझे एक बात बताओ सर, हम गाय बैल खरीदने जाते हैं ना, हम खरीदने जाते हैं ना गाय बैल। गाय बैल किसकी होती है? सामने वाले की। अब आप सामने वाले हो, अज्यूम करो, ठीक है। हम आए आपके पास, आपने एक बैल दिखाया, आपने मांगा 1.5 लाख रुपया। ये क्या? ऑफर प्राइस। तो बेचने वाला वो कह रहा है मैं 1.5 लाख का बेचूंगा। हमने क्या कहा? कितने में खरीदेंगे? 100 रुपए में खरीदेंगे। तो ये क्या हो गई? बिड प्राइस। इस जैसा एसेट कितने का मिलेगा नया? वो कितने का जी? 170। तो मुझे बताओ सर, फेयर वैल्यू हमेशा क्या होगी? वो वैल्यू जिसपे सामने वाली पार्टी आपका एसेट खरीदने को तैयार है। याद रखिएगा, अगर हम ऑफर प्राइस को फेयर वैल्यू मान लेना, तो कोई मुझसे पूछेगा ये लैपटॉप कितने का है? ये मिसाल के तौर पर मार्केट पार्टिसिपेंट है, मैं गया, मैंने कहा भाई लैपटॉप क्या खरीदोगे? उसने कहा कितने में? 10,000 में। मैंने कहा नहीं, मैं तो 1 करोड़ में बेचूंगा। तो क्या 1 करोड़ फेयर वैल्यू बन जाएगी? नहीं। तो ऑफर प्राइस तो कभी भी फेयर वैल्यू नहीं हो सकती। रिप्लेसमेंट प्राइस, रिप्लेसमेंट प्राइस इसलिए नहीं हो सकती कि ये इस एसेट की वैल्यू नहीं है, किसी दूसरे एसेट की वैल्यू है, तो रिप्लेसमेंट प्राइस भी फेयर वैल्यू नहीं हो सकती। तो फेयर वैल्यू सिर्फ एक ही हो सकती है, वो क्या है? बिड प्राइस। याद रहेगा ये।
याद रहेगा कि फेयर वैल्यू हमेशा क्या होगी, बिड प्राइस। जी मेरा बच्चा। अच्छा देखो एक चीज याद रखो, हम कभी मार्केट गए ना और हमने मार्केट में जाके एक बंदे से पूछा कितने का, उसने कहा मैं 5 रुपए का खरीदूंगा, सीधी सी बात, हम नहीं बेचेंगे उसको, हम जाएंगे दूसरे के पास, तीसरे के पास, चौथे के पास। तो जो बिड प्राइस होती है ना, प्रैक्टिकली ये एवरेज प्राइस होती है 8 से 10 लोगों की। ठीक है जी। मैं आपको पता नहीं तुम लोग इतना समझ आए नहीं आए, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। फेयर वैल्यू होती है क्या चीज, बिड प्राइस। हमारे पास ना एक कंपनी के शेयर्स पड़े हुए थे, ऐसी कंपनी के शेयर जिसमें ट्रेडिंग नहीं होती। अब जिसको समझ आए अच्छी बात, जिसको नहीं समझ आए टेंशन ना लो। ठीक है जी। हमने वो शेयर खरीदा था 21 रुपए में, कितने में, उसमें ट्रेडिंग वेडिंग नहीं होती, खरीद लिया हमने। एससीसीपी ने कहा आपने इसको फेयर वैल्यू पर रखना। अच्छा मार्केट में रोज देखें फेयर वैल्यू, कोई खरीद बेच करेगा तो फेयर वैल्यू आएगी। एक हरामखोर आता था रोज, वो कहता था मैं ये शेयर 17 रुपए में खरीदूंगा। हमने कहा नहीं बेचेंगे, लेकिन चूंकि वो कोट करके चला गया तो वो क्या बन गई, बिड प्राइस बन गई। हमें उसको फेयर वैल्यू पर रखना पड़ता था, लॉस बुक किया हमने। फिर अगले दिन आया हरामखोर, उसने कहा मैं ये 15 रुपए में खरीदूंगा। हमने फिर उसको 17 रुपए से 15 रुपए पे ले आया। हमने कहा यार ये तो रोज लॉस हो रहा है, ये है कौन हरामखोर। हमने जाके एससीबी को शिकायत की, मैंने कहा भाई ये तो फेयर वैल्यू की डेफिनेशन ही सही नहीं है, ये तो रोज हम खड़े रहेंगे, ये आगे कल कहेगा मैं 8 रुपए में खरीदूंगा, 8 रुपए में रखूंगा इसको। तो फिर एससीबी ने कहा कि यार ऐसे नहीं करेंगे, हम पिछले 5 दिन की अगर कोई ट्रेडिंग है ना उसमें जो वैल्यू यूज हुई है वो लेंगे, और अगर ट्रेडिंग नहीं हुई तो आप इसको कॉस्ट पे रखो। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि फेयर मार्केट वैल्यू पता नहीं चल रही है, उसको आगे हमने जाके देखने कि उसका हम क्या करेंगे, लेकिन आमतौर पर फेयर वैल्यू क्या है, बिड प्राइस। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ये अपना मोबाइल बेचने जाऊं और मैं एक बंदे को कहूँ खरीदोगे, वो कहता है जी मैं लाख रुपए में खरीदूंगा, और मैं कहूँ नहीं मैं 2 लाख में बेचूंगा, और वो कहे जैसा अभी आईफोन 14 आया वो कोई 3.5 लाख का है, तो बताओ इसकी मार्केट वैल्यू क्या है, 1 लाख रुपए, वो रेट जिसके ऊपर सामने वाली पार्टी इसको खरीदना चाह रही है। ठीक, इस जैसा एसेट या मैं जो पैसे मांग रहा हूं वो कभी भी फेयर वैल्यू नहीं हो सकते। ये बात भेजे में बैठती है सर, पक्का। सर मैं आपको एक सवाल दूं छोटा सा, करोगे? चलो फिर आओ, दो सवाल। अच्छा ये सारे सवाल एक जबरदस्त किस्म के हैंडआउट की फॉर्म में आपको सॉफ्ट कॉपी में शेयर हो जाएंगे। ठीक है, करो इस सवाल को, शाबाश। जी हो गया। अब देखो सुनो, ये सवाल आपको आता भी होगा, लेकिन जो टर्म्स इस्तेमाल हुई है ना वो कंफ्यूज कर रही है लोगों को। ये होता है पेपर में मसला, आता सब कुछ है लेकिन उसी जैसे नामों से पुकारो जो क्लास में थे, ये प्रॉब्लम। अब मैं इसको एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूं। मुझे बताओ इस एसेट की कैरिंग अमाउंट यानी हमारी बुक्स में जो आ रहा है कितने पे आ रहा है? हम कह रहे हैं इसकी वैल्यू 2.65 है, जबकि हमसे ये कहा जा रहा है चेक कर लो 2.65 शायद नहीं रही, कम हो गई है वैल्यू, शायद हमें लॉस हो चुका है। हमने कहा अभी चेक कर लेते। हाँ जी, हमारे पास फिर 3 वैल्यूज आ रही है। एक चीज आ रही है रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ द एसेट, अगर इस एसेट जैसा एसेट मार्केट से लेने जाओ कितने का मिलेगा, क्या ये फेयर वैल्यू है? नहीं। रीसेल वैल्यू कोटेड बाय अ ब्रोकर, हम एक पार्टी के पास गए, हमने कहा ये बेचना है, उस पार्टी ने या ब्रोकर ने क्या रेट कोट किए, 1,50,000, उसने कहा मैं 1,50 में खरीदूंगा। ये क्या हो गई, ये हो गई बिड प्राइस। वेरी गुड सर, कितनी है जी बिड प्राइस? 1.5 लाख। सर ये दोबारा बताएं, एक ब्रोकर ये एसेट मुझसे खरीदना चाह रहा है कितने में? 1.5 लाख। मैं कितने में बेचना चाह रहा हूं? सेलिंग प्राइस कोटेड बाय द कंपनी। हमने कहा नहीं नहीं, हमारा एसेट तो 1,90 का है। सर क्या ये फेयर वैल्यू है? नहीं सर, ये क्या हमारी, अब बताओ पहले वाली प्राइस क्या थी? रिप्लेसमेंट प्राइस। तो मुझे एक बात बताएं सर, इन तीनों में फेयर वैल्यू क्या है सर? इन तीनों में फेयर वैल्यू है 1,50,000, ऐसा कॉस्ट टू सेल दिया हुआ है। अगर इसको बेचने जाओगे कितने में बिकेगा ये? कितने? अब बताओ मेरे पास, अगर मैं इसको अभी के अभी बेच दूं तो 130, और अगर मैं इसको इस्तेमाल करूं तो
1 लाख। तो बताओ, एक बंदा जो पागल नहीं है, सेन इंसान है, उसका दिमाग चलता है सर, तो वो इस एसेट को इस्तेमाल करके बेवकूफों की तरह 1,05,000 कमाएगा या इसको बेच के 1,38,000 कमाएगा? सर बेचना चाहिए उसको। कितने मैक्सिमम पैसे मिल रहे हैं? 138,000। लेकिन सर तब भी हमें 2.65 तो मिलते हुए नजर नहीं आ रहे ना। बताओ हमारा एम्पेयरमेंट कितना? 1,27,000 रुपए का एम्पेयरमेंट। ऐसा मुश्किल हुई? हाँ हुई। चीजें थोड़ी बहुत ग्रे थी, क्लियर हुई? हाँ सर क्लियर हो गई। अब इस जैसा सवाल आएगा तो मैं उसमें चीजें ढूंढ लूंगा, हिसाब किताब निकाल लूंगा। ऐसा है। अब मुझे एक बात बताओ सर, मैं आपको पहले दिन अगर डेबिट क्रेडिट पढ़ाऊंगा ना, तो मैं फिर इस कोर्स के साथ इंसाफ नहीं कर पाऊंगा। ठीक है जी, मैं आपको थोड़ा सा टेक्निकल साइड इस कोर्स की दिखाऊंगा ताकि आपको पेपर कंपैरेटिवली आसान लगे। ठीक है, पक्का? अब मुझे एक बात बताना सर, क्या इस एसेट में इंपेयरमेंट है? हाँ है। कितने की? 1,27,000 रुपए की इंपेयरमेंट है। मेरी बुक्स में एसेट 2,65,000 पे आ रहा है, जबकि इससे मैक्सिमम कितने पैसे निकल सकते हैं? अच्छा, आप यकीन करो, लोगों ने इंपेयरमेंट पता कैसे निकाला है? इन दो वैल्यूज का डिफरेंस। क्या मैंने आपको इंपेयरमेंट इन दो वैल्यूज का डिफरेंस बताया? नहीं। मुझे बताओ, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है क्या? बार बार जहन में फिट करवाना चाह रहा हूं, क्या है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल? अभी बेचूं कितने मिले? अभी बेचूं तो कितने मिले? 1,38। इस्तेमाल करूं तो कितने मिले? सर तो इसका मतलब है कुछ भी कर लूं तो 1,38 से ज्यादा नहीं मिल रहे। मेरी बुक्स में कितने पे आ रही है? इसका मतलब गलत आ रहा है ना। इसका मतलब है आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो यूजर हैं, शेयर होल्डर्स, उनको गुमराह कर रहे हो ना। आप कह रहे हो मेरे पास इतना बड़ा एसेट पड़ा है, जबकि है वो चूहा। कितनी वैल्यू है उसकी? 1,38 सर। तो इसका मतलब है आप इस एसेट को अभी के अभी 2.65 से 1,38 पे ले आओ। क्या बुक कर लो? लॉस बुक कर लो। कितने का? 1,00,000। पक्का? दो एक छोटा सवाल और करोगे? अगर वैल्यू न्यूज ज्यादा होती तब हम वैल्यू न्यूज रिकवरेबल अमाउंट बना देते। ठीक है जी, मुझे बताओ सर, इस्तेमाल करें या बेचें? कितने पैसे मिल रहे हैं? अगर सर वैल्यू न्यूज होता 1,50,000 तो फिर हमारे लिए वो वैल्यू हो जाती। दोनों में से जो हायर हो वो वैल्यू, वो अमाउंट होगी जो आप ज्यादा से ज्यादा इससे निकाल सकते हो। ऐसा? अब यार मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें रट्टा लगवा दूं कि वैल्यू न्यूज और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल व्हिचएवर इज हायर, रिकवरेबल अमाउंट बनता है। रिकवरेबल अमाउंट अगर कैरिंग अमाउंट से कम हो तो एम्पेयरमेंट, ज्यादा हो तो कुछ नहीं। अब फिर आप एक मशीन बन जाओगे। आपको कद्दू नहीं पता होगा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है क्या। बस आपके लिए 4 फिगर्स होंगी जो आपने निकालनी है, और फिर क्या करना है? कंपेयर करना है, एक दूसरे से छोटा बड़ा देख रहे हैं। और लॉजिकली सोचो ना, आप कह रहे हो मेरे पास एक एसेट है वो 265,000 का, 2,65,000 का महंगा एसेट है। मैंने आपको एक रियलिटी चेक दिया, मैंने आपको कहा मार्केट जाके पता तो कर, 2.65 का तो रख के बैठा हुआ है बुक्स में, लोगों को कह रहा है मेरा एसेट 2.65 का। 1,38 से ज्यादा तुम्हें मिलेंगे नहीं। इस्तेमाल भी कर लोगे तो कितने मिलेंगे? 1.5। तो सर मैक्सिमम जो इस एसेट से आप निकाल सकते हो पैसा वो कितना है? 138। तो फिर यार 2.65 पे इसको रिकॉर्ड करना सही नहीं है। मेरे पास ये बिल्डिंग है, जबरदस्त किस्म की बिल्डिंग है। ठीक है जी, गौर सुनना, ये बिल्डिंग है मेरे पास सर। मैं कह रहा हूं ये बिल्डिंग मेरी बुक्स में आ रही है 20 करोड़ की। किसी ने कहा इसको जाके मार्केट में बेचेगा ना 16 करोड़ से ज्यादा की नहीं बिकेगी। मैंने कहा नहीं, मैं इसको रेंट पे दे दूं। उसने कहा जिंदगी भर इसका रेंट खाएगा ना अगले 8-10 सालों में, वो सारा मिला लेना तब भी 18 करोड़ बनता है। 20 करोड़ में नहीं है। तो मुझे क्या करना चाहिए? एसेट को फेयर कर देना चाहिए। ये बात समझ आती? हम एसेट को 138 पे रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा जी, एक छोटा सवाल और दे रहा हूं। एक रिडंडेंट क्वेश्चन है। रिडंडेंट का मतलब है इसी जैसा क्वेश्चन है, लेकिन चूंकि तुम लोगों ने करना है तो ये थोड़ा सा आपको शायद मुश्किल भी लगे। देख के सॉल्व करना। सर कैफ में कौन से 3 सब्जेक्ट चूज करें फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए? स्ट्रेट 1 2 3 खत्म।
जी FAR1 के रिजल्ट में डाउट हो तो अभी से पढ़ना शुरू कर देना चाहिए या रिजल्ट के बाद? डाउट किसमें? पास होने में। अगर 80 नंबर से ऊपर का पेपर अटेम्प्ट किया है तो फिर ना लो क्लासे में, रिजल्ट के बाद लेना। अगर 80 नंबर से कम अटेम्प्ट किया है तो फिर आप अभी से क्लासे लेना शुरू कर दो, वो देख लेंगे। जी बढ़े हम आगे। कितना एम्पेयरमेंट आ रहा है? 15,000। चलो जी यार, अगर आप लोग बुरा ना माने तो मैं किसी एक से ही एक सवाल यहाँ बोर्ड पे बुला के करवा लूं, हैं? पक्का तैयार हो ना? सबने कर लिया ना? सब मेरी तरफ ऐसे देख रहे हैं, सवाल हो चुका है, हैं? जिस दिन मुझे कुछ नहीं आ रहा होता था ना समझ में, उस दिन मैं टीचर को ऐसे देखता था, और वो जो पढ़ा रहा था ना मैं कहता था हाँ, और उस वक्त मुझे कद्दू समझ नहीं आ रहा होता था, हैं? हो गया? अच्छा चलो, मैं कह रहा हूं इस क्लास में जितने बच्चे बैठे हैं सारे सवाल गलत कर देना, फिर मैं कराऊं ना, समझ लेना, तब भी काम हो जाएगा। इस क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो फट से 4 मिनट में जवाब दे देते होंगे, उनसे पहले वो क्वालिफाई हो जाता है जिसका जवाब आखिर तक नहीं आ रहा। ये मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक? तो किसी से नहीं हो रहा तो टेंशन लेने की जरूरत, ऐसा ऐसा होने लग जाएगा। बहुत सारे काम जिंदगी में इंसान वक्त से सीखता है। जी हो गया? चलो सबसे पहले आओ जरा इसको अंग्रेजी पढ़ना शुरू करते हैं। आप यकीन करो 2 टाइम पहले FAR2 का एक सवाल आया, उसमें एग्जामिनर ने 5 इयर्स को अंग्रेजी में FIVE 5 करके लिख दिया, और यकीन करो एक बड़ा नंबर बच्चों का पेपर के बाद गालियां दे रहा था कि एग्जामिनर ने यूजफुल लाइफ दी नहीं। क्योंकि हम लोग गिनती से इतने ऑब्सेस्ड हो चुके होते हैं कि हमें अंग्रेजी नजर ही नहीं आती, है ही नहीं यूजफुल लाइफ। कहां लिखा हुआ है? जब 5 अंग्रेजी में लिखा, ये रहा। अरे यार, अब बच्चे ने देखा 1.5 लाख, 1 जनवरी, 6, 2, बाकी तो अंग्रेजी है। नहीं ऐसे नहीं है यार, ये मेवे नहीं निकालने आपने पुलाव में से, पूरा पढ़ो इसको। ये कह रहे जी ABC लिमिटेड एक्वायर्ड व्हीकल फॉर 150,000 1 जनवरी 2016। कब खरीदा? चलो हमने एक एसेट खरीदा जिसकी कॉस्ट कितनी है यार? ये पिंक कलर बहुत ऑड है। कॉस्ट है 1.5 लाख। कब? 1 जनवरी 2016। फिर हमने क्या किया मेरे बच्चों उसको, वो कह रहे यूजफुल लाइफ 6 साल है। 2 years after the acquisition, company observed certain indicators indicating that the asset is impaired. वो कह रहे हमें नजर आया कि 2 साल बाद, 2 साल हमने इसको तरीके से चलाया। कितने साल लाइफ है? 1.5 लाख का एसेट है, 6 साल लाइफ है। बताओ हर साल ये कितना घिसेगा? 25,000। ये कैसे पता चला आपको? सर सीधी बात है सर, मैंने अज्यूम कर लिया कि ये 1.5 लाख का एसेट है, 6 साल चलेगा तो हर साल 25,000 का एसेट चलेगा। सर कैसे पता चला? फिर भी ऐसे ऐसे पता चला, ऐसा है। अब बताओ सर, मेरा पहले साल एसेट डिप्रिशिएट हुआ कितना? सर मेरा दूसरे साल एसेट डिप्रिशिएट हुआ कितना? कितना पैसा बच गया? अब मैं समझता हूं मेरा एसेट 1 लाख का, रियलिटी चेक, पता चला इसको अभी के अभी जाके बेचूं तो 92,500 का बिक तो जाएगा, लेकिन इस पे 7,500 का खर्चा भी आ जाएगा। बताओ बचेगा क्या हमें? 85,000। अभी बेचूं तो 85 मिले, और इस्तेमाल करूं तो 60,000 मिले। कुछ भी कर लूं, मैक्सिमम कितना पैसा निकल रहा है? कुछ भी कर लूं तो 1 लाख तो निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो मुझे बताएं सर, मेरा मैक्सिमम रिकवरी कितने की हो सकती है? रिकवरेबल अमाउंट कितना? सर क्या आ रहा है मेरे पास? 15,000 का
ऐसा माशाल्लाह कुछ हमारी क्लास के ऐसे भी बच्चे थे जिन्होंने डायरेक्ट 1 लाख को 92,500 से कंपेयर किया और जवाब आया 7,500। उन्होंने कहा ये इम्पेयरमेंट है। ऐसा तो कोई नहीं था ना, पक्का? कितने लोगों ने खुद से सही कर लिया था और कितने लोगों ने इसको गलत किया? कोई टेंशन वाली बात नहीं। मैं यकीन करो, मैं यार मेरा यह हाल होता था, मैं टीचर का नाम नहीं लूंगा, अभी पढ़ाते हूँ, मैं उनकी क्लास में बैठता था, एक टॉपिक खत्म हो गया दूसरा शुरू हो गया तो मुझे पता ही नहीं चला, इतना डल था मैं। लेकिन मैं फिर एक बात आपको बता रहा हूँ कि उसके बाद मैं घर जाता था, मुझे टेंशन होती थी, मैं किताब उठाता था और किताब से चीजें पढ़ के समझ के मैं आगे बढ़ जाता था। आप लोगों से ये एक्सपेक्ट करना कि किताब उठाओगे तुम लोग, नहीं, टीचर ही आपको पढ़ा दे, आप उससे भी पढ़ लो, ये बड़ी बात है, कर लोगे मैनेज? अब बताओ सर, मैंने आज आपको आज के पूरे दिन में ये बताया कि एक एसेट इम्पेयर्ड कब होता है? सर जब आप कुछ भी करके कैरिंग अमाउंट के बराबर पैसे उससे रिकवर नहीं कर पाओ। कुछ भी क्या होता है सर? दो ही काम है, या तो उसको अभी बेचो या इस्तेमाल करो। इस्तेमाल करने से जो पैसे मिलते हैं उसको हम क्या कहते हैं? वैल्यू इन यूज। बेच के जो पैसे मिलते हैं उसको हम क्या कहते हैं? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। इन दोनों में से जो हायर होता है वो रिकवरेबल अमाउंट है कि हम इससे इस एसेट से मैक्सिमम ये रिकवर कर सकते हैं। अगर हम एसेट की कैरिंग अमाउंट मुकम्मल रिकवर कर सकते हैं तो एसेट इम्पेयर्ड नहीं है, और अगर हम मुकम्मल कैरिंग अमाउंट रिकवर नहीं कर सकते हैं तो एसेट इम्पेयर्ड है। बिड प्राइस क्या होती है? बिड प्राइस का मतलब है सर वो वैल्यू जिसपे हमारा ये एसेट आराम से बिक सकता है। ऑफर प्राइस क्या है? हम कितने में ये एसेट अपना बेचना चाहते हैं। क्या फेयर वैल्यू बिड प्राइस होती है? मैं क्लास में थोड़ी देर में कॉल कर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ जी, ये बात समझ आती है मेरे बच्चों? अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच। हमारी अब सुनो, नेक्स्ट क्लास कल नहीं है, नेक्स्ट क्लास कल नहीं है। एक छोटा सा जो है वो प्रॉब्लम ये कि तुम लोगों का जो है वो एक बैच पीआरसी का ऐसा है जिसके अभी एग्जाम चल रहे हैं, वो फारिग होगा कोई हफ्ते वाले दिन, तो हम अब सेकंड क्लास अपनी रखेंगे सैटरडे वाले दिन, ठीक है? सैटरडे वाले दिन हमारी सेकंड क्लास होगी, ठीक है? एक हम सेल्फी अपने पास रखेंगे यादगार के तौर पे। आ रही हो बाजी, तुम भी आ रही हो हैं? एक सेकंड, एक यहां से भी खींच लो। आप लोगों को बुरा तो नहीं लगता तस्वीरें हैं? ये बेटा ये ऐसे में ये लाइट इतनी, टिकटॉक वाली लाइट इतनी भारी है। चलो जी, थैंक यू वेरी मच। ये अच्छा सुनो, एक आपको तकरीबन 2 से 1.5 घंटे में ग्रुप पे एक लिंक मिलेगा ऑनलाइन वाला, तुम लोग भी सुन लो। उस ग्रुप, उस लिंक के ऊपर जाके आपने क्विज देना है, अटेम्प्ट करना है उसको। 5 MCQs होंगे, इट विल हार्डली टेक 15 मिनट्स, ठीक है जी? वो पूरा आपके पास अगले 3-4 महीने, अब जब आपका दिल करे आप उसको सॉल्व कर लें, ठीक है? उसको टाइमर नहीं लगाऊंगा मैं। हाँ अभी अभी कौन से? कल नहीं होंगी, कल मतलब जुम्मा है ना, सैटरडे को रखेंगे, ठीक है? दोनों दोनों चलो जी। नहीं, कल FAR 2 और वो होगी, आप लोग ही नहीं, सेकंड जो लेवल है ना उसकी। हाँ मत आप लोग ही हफ्ते को। थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह खैर।